नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि सर से क्यों नहीं पूछ ले, तो आई थिंक जो भी थी जिनके बैकग्राउंड से आते हैं, मैं कहूँगा डेफिनेटली आपके पेरेंट्स के पास डिस्कस से बेहतर है कि आप अपने टीचर के साथ ये चीज़ डिस्कस करें कि मुझे यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम हो रही सर, आप इसे रिपीट कर दो या जो भी कर दो, ठीक है? तो वो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको एक चीज़ें दी, यहाँ तक लाया, आपको पढ़ाया, आपको यहाँ तक एक कॉलेज तक पहुँचा देने की बैकग्राउंड बैक सपोर्ट जितनी थी, लेकिन जो चीज़ें टीचर्स यहाँ पे कर सकते हैं वो आपको समझा सकते हैं। पेरेंट्स आपकी सब्जेक्टिव चीज़ को तो नहीं समझा सकते। पेरेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी सेशन थी कि आप सर से क्यों नहीं पूछते। तो मैं बार-बार लास्ट तक मैं कहता हूँ कोई डाउट्स क्लियर करो, कोई डाउट्स क्लियर करो। तो आप लोगों में बहुत अच्छा भी लगता है जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हो। तो जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप मुझसे ज़रूर पूछें। हाँ, एकेडमिक सेशन है, मैं उसके लिए मैं कहता हूँ गुलफाम सर से आप लोग पूछ लें, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा कैरियर की काउंसलिंग है, वो हमसे ज़्यादा इन चीज़ में एक्सपर्ट है। तो जो आप लोगों के लिए हर चीज़ एक्सपर्ट जो है उनके पास मैं बताऊँगा। सब्जेक्टिव चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, कैरियर से रिलेटिंग चीज़ें हैं या फिर आपको एकेडमिक चीज़ें और भी कुछ जानने हो तो गुलफाम सर है हमारे। तो हमारे पास सब तरह के एक्सपर्ट है जिनसे कि आप कॉन्टैक्ट करेंगे और अच्छे से चीज़ें समझ पाएँगे कहीं। ठीक है? तो मैं फिर से आप लोग से यही कहूँगा कि जो चीज़ें आपको डाउट्स हो सब्जेक्टिव यानी कि जो क्लास के ड्यूरेशन, तो डेफिनेटली आप लोग एंड में अभी लिख लें और ड्यूरिंग क्लास आप लिख लें और लास्ट में आप ज़रूर पूछें इस चीज़ को, ठीक है? तो हम लोग जैसा कि हर क्लास में करते वैसा इस क्लास में भी एक रैपिड रिवीजन, फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे, ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा होगा। आमिर प्लीज कंफर्म कर देना आप। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। तो आज की जो हम लोग लास्ट क्लासेस में जो स्टार्ट किए थे वो ऑरिफिन्स के बारे में पढ़े थे। दूसरी ऑरिफिन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो पाइलोरिक ऑरिफिस यानी पाइलोरिक ओपनिंग, ये इट इज ओपन इनटू डियोडेनम। डियोडेनम का जो डियोडेनम जो होता है स्टमक के बाद, उसमें जाकर के ये ओपन होता है। और जब हम पाइलोरिक ऑरिफिस की बात करते हैं, खासकर जब हमारा स्टमक खाली हो और हम सुपाइन पोजीशन में हो, उस टाइम में हम देखते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस का जो पोजीशन होता है ये रहता है 1.2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन पे। जो मीडियन पैरेलल से है उससे 1.2 सेंटीमीटर राइट साइड में। कुछ बुक्स में 1 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमने 1.2 सेंटीमीटर पढ़ा है, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर भी सही है। एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 और ट्रांसपाइलम। अब किसकी लेवल में आप देखोगे तो जो L1 वर्टिब्रा है उसके लेवल में हम देखते हैं कि ये पाइलोरिक ऑरिफिस का ऑलमोस्ट सिचुएशन देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये चीजें थी। इसके बाद जो हम लोगों ने चीजें को पढ़ा था वो पार्ट्स ऑफ स्टमक में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मेनली स्टमक को डिवाइड करते हैं हम लोग 2 पार्ट्स में। एक कार्डियक पार्ट होता है जो बड़ा पार्ट होता है, और पाइलोरिक पार्ट होता है, ठीक है? फिर कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट को अलग अलग हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कार्डियक पार्ट्स को डिवाइड करते, सब डिवाइड करते, तो एक मिलता है हमारा फंडस, दूसरा मिलता है क्या, बॉडी मिलता है, ठीक है? फिर पाइलोरिक जो पार्ट है उसको हम लोग सब डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलता है, पाइलोरिक एंट्रम मिलता है और पाइलोरिक कैनाल मिलता है। तो ये चीजें जो थी हम लोगों ने लास्ट क्लास तक में चीजों को देखा था। इतनी चीजें तो हम लोग बहुत यानी कि एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में दिए, तो मैं शॉर्ट में बताया, जस्ट आपको रिवीजन था इसलिए। लेकिन जो फुल डिटेल और पूरी डीपली स्टडी, जो डीप लर्निंग थी ना लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। यहाँ पे लक्ष्मीकांत प्लीज अपने वीडियो को ऑफ रखिए आप, ठीक है? तो इसके बाद जो हमारा क्लास होना था, और मैं आप लोगों को बोला भी था कि स्टूडेंट्स आप एक चीज जरूर याद करेंगे, गट वाला पार्ट्स याद रखेंगे और लीवर सप्लाई, 2 चीज में। और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आएंगे। तो अब हम लोग आप आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब, वो कुछ और चीज नहीं बल्कि स्टमक की ब्लड सप्लाई में बताऊंगा आपको, ठीक है? क्या स्टमक की ब्लड सप्लाई, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखा हुआ चीजें दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद में एक बेसिक चीज बताऊंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, ठीक है? तो ब्लड सप्लाई, ये जो लिखा हुआ ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक है, ठीक है? जो स्टमक की ब्लड सप्लाई का, जैसे हमने पढ़ा था ना लीवर में 2 आर्टरी से हमने देखा था सप्लाई, वैसे ब्लड की सप्लाई जो है वो क्या कहते हैं कि स्टमक में कैसे जा रही, तो सब आर्टरी के नाम है। ऑब्वियसली सप्लाई कौन करेगा, आर्टरी करेगा। मैं आपको बताया हूँ किसी ऑर्गन में आएगा ब्लड तो आर्टरी लेके आएगा, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। दूसरा फिर है क्या, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। मैं A4 यहाँ शॉर्ट लिख दिया हूँ, इसके सेंस में आपको ए से आर्टरी को समझना है, ठीक है? तो राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट
गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, 5 से 6 ब्रांच इसके होते हैं और ये स्पेशली फंडस हो सकता है। ये बस मैं नाम पढ़ा हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना क्या क्या बोल दिए सर, ये बस जस्ट मैं नाम पढ़ा हूँ। ये नाम क्यों है, ये क्यों नाम है इस तरह की, इस आर्टरी का नाम ये क्यों रखा है, मैं धीरे धीरे ब्रांच पे आएंगे तो हम समझाएंगे। लेकिन आपको मेरा काम क्या है, आपको सिखाना, सिर्फ पढ़ा के यहाँ से निकल नहीं जाना। मेरा काम क्या होता है, सिखाना बच्चों को। तो मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा आप कंसंट्रेट करके। मैं इससे पहले एक बेसिक चीज आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम की एनाटॉमी में मैं ले जाना चाहूंगा। हम लोग जीआईटी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, ब्लड का पार्ट है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, सप्लाई वाली पार्ट है। तो थोड़ा सा हम लोग अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर समझ लें तो ब्लड सप्लाई आपको एकदम डायरेक्टली याद हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक इमेजेस दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपको एक इमेज दिख रहा होगा, इसमें इसमें करना है, सॉरी मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कर्सर की वजह से ये हो गया। और इसमें जो आप अगर देख रहे होंगे तो हम आपको जस्ट एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे, बताना ये मेरे को, ये जो आप आर्टरी देख रहे हो, ये ब्रांच ब्रांच टू टाइप का लग रहा होगा, ये है क्या। उससे पहले एक छोटी सी बेसिक चीज आप समझ लो कि चीजें को हम क्या बताने जा रहे हैं। ये है, मान लो यहाँ पे हार्ट लगा हुआ, ये मैं सर्कल में ले रहा हूँ, ये हार्ट है। ठीक है, ये सर्कल में जो अंदर मिले क्या, हार्ट, तो अपना बोलते हैं ना दिल, वो हार्ट है। ठीक है, अब इसका स्टमक से कोई रिलेटेड देना नहीं है, मैं पहले बताऊं, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा के, ताकि स्टमक सप्लाई आपको इजीली समझ में आएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है कि जब हमारे बॉडी में क्या होता है कि हार्ट काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट का काम दबना और रिलैक्स होना। तो हार्ट जब दबता है, कोई पॉलिथीन में पानी लो और उसको कंप्रेस करके दबाओ तो पानी क्या निकलेगा, बाहर की तरफ भागेगा, जहां जो ओपनिंग होगा वहां से निकलेगा, या जहां ओपनिंग चीज तरफ बनेगा से फट के निकलेगा, अगर पॉलिथीन जहां से कमजोर होगी। खैर वो मैं समझाने, जब आप कंप्रेस करोगे, दबाओगे, तो हार्ट से ब्लड निकलता है, और हार्ट से ब्लड निकलने के बाद जो, जस्ट मैं आ रहा हूँ डायग्राम पे, हार्ट से जब ब्लड निकल जाते हैं तो वो पहुंचता आपका कहाँ पे, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं। वो इस तरह से होते हुए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक से ही दिखाऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ दिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। जब वो निकलता है हार्ट से तो इस तरह से मैं ब्लैक एरो लगा रहा हूँ, तो इस तरह से पूरे जो अयोटा है, इसी को हमने अयोटा नाम दिया है, जो अयोटा है वो इस तरह से, और थोड़ा सा हम लोग आपको, ये क्या है, अयोटा है। ठीक है, इस तरह से होते हुए ये नीचे की तरफ फिर आता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आया, फिर और नीचे की तरफ जाता है, इस तरह से ये ब्लड जा रहा है। मान लीजिए ब्लैक ब्लैक जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, वो आपका ब्लड जा रहा है। तो जब ब्लड वहां से हार्ट से जो पंप होके निकला, तो ये पूरी आपकी जो पाइपलाइन है, बोले तो अपनी लैंग्वेज में, तो ये अयोटा है हमारा, और उसमें ब्लड जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ब्लड जाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब ब्लड जब जाने लगा तो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ इस तरह जाते सारे जो अपने इसमें है वो सारे हर जगह ब्लड जाएगा, इस तरह से हर जगह ब्लड जाएगा। अब जब एक मेन लाइन में अगर ब्लड चला गया तो उसके जो ब्रांच होंगे सारे ब्रांच में ब्लड जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज में बताना चाहूंगा। जो फर्स्ट एरो आप लोगों देखे होंगे, जो हार्ट से निकला पहला एरो का जो पार्ट है, इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग अयोटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, असेंडिंग अयोटा बोलते हैं। फिर दूसरा एरो जो आपको दिख रहा है सबसे टॉप पे, दूसरा एरो, मैं स्पॉटलाइट ले लेता हूँ, एरो लगा दूं ज्यादा बेहतर है। ये पहला एरो दिखा, मैं अभी जस्ट लिया, ये क्या है, असेंडिंग अयोटा है। दूसरा एरो मैं लगा दे रहा हूँ, दिख रहा है, अब जहाँ पे एरो है वो क्या है, आर्च ऑफ अयोटा, आर्च की तरह बना हुआ ना, आप लोग आर्च पढ़े होंगे फिजिक्स या मैथ में, आर्च, वो आर्च टाइप शेपेड है, तो आर्च ऑफ अयोटा। नेक्स्ट तीसरा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अब नाम लिखा हुआ, मैं अब मैं बोल भी रहा हूँ, आपको नाम भी लिखा हुआ दिख रहा होगा वहीं पे, असेंडिंग अयोटा, सॉरी ये डिसेंडिंग अयोटा। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, ये जो नीचे जब आते हो डिसेंडिंग एओर्टा के बाद नीचे, ये जहाँ पे मेरा अभी एरो है, ये फिर उसके बाद बोलते हैं हम थोरेसिक एओर्टा। और उसके बाद आप जो देख रहे हो मेरा एरो यहाँ पे देख रहे हैं, डायफ्राम है। तो डायफ्राम अपना पूरा इस तरह से सर्किल करके घेर के रखता है। ठीक है, तो डायफ्राम के बाद नीचे जी का जो स्ट्रक्चर होता है, डायफ्राम के बाद जब नीचे आप आओगे तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डायफ्राम के बाद का जो स्ट्रक्चर नीचे जो कैविटी स्टार्ट हो रही है, एब्डोमेन स्टार्ट होती है,
तो एब्डोमेन का पार्ट क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है जहाँ मेरे एरो के पास अगर आप देख रहे हो तो एब्डोमिनल आयोटा उसको बोलते हैं। अपने को अब सारी चीजें पीछे की समझ गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। सिर्फ यहाँ पे एब्डोमिनल आयोटा क्या है मुझे ये बताने के लिए ये चीजें आपको पूरी चीजें बैक से लेके आना पड़ा, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन, क्योंकि आप सबके लिए नई नई चीजें होंगी। तो ये जो एब्डोमिनल आयोटा यानी डायफ्राम से नीचे आने के बाद, और यहाँ देख रहे होंगे बिल्कुल नीचे में जहाँ मेरा एरो है दो तरफ कट गया है, तो यहाँ तक के पार्ट को जनरली हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा। जहाँ मेरा नीचे एरो है वहां से ऊपर आप डायफ्राम तक चले जाओ, उसके बीच का जितना पार्ट है उस सारे को हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा। ठीक है, तो अब मैं आपके पास लाऊंगा क्लियर सिर्फ एब्डोमिनल आयोटा का पार्ट, ये पीछे की चीजें नहीं आएंगी, अब आएगी आपके पास क्या, जो अभी जस्ट मैं डायग्राम प्रेजेंट करूंगा एब्डोमिनल आयोटा का पार्ट। तो ये आप देखिए यहाँ पे जस्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये हमारा एब्डोमिनल आयोटा दिख रहा होगा आपको, यानी कि ये देखे ना रेस्पिरेटरी डायफ्राम, एक्चुअली जो आप नाम पढ़ोगे तो इसको हम लोग रेस्पिरेटरी डायफ्राम ही बोलते हैं, क्योंकि डायफ्राम बहुत सारे हमारे बॉडी में जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो रेस्पिरेटरी डायफ्राम या कॉमनली डायफ्राम ही बोलते हैं, तो ये समझ में आता है। ठीक है, ये डायफ्राम था, डायफ्राम से नीचे ही हम लोग अभी देखे थे क्या, नीचे के पार्ट को, डायफ्राम के नीचे की जो आयोटा का पार्ट था उसी को हम लोग क्या बोले एब्डोमिनल आयोटा। और उसी एब्डोमिनल आयोटा के नीचे जब देखे थे, अभी दो देखा था ना, एक इधर पे ब्रांच गया हुआ, एक नीचे देख रहे होंगे इधर की तरफ, एक एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ए फॉर आर्टरी यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, मैं एरो ले लूं तो ज्यादा बेहतर दिखा पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे लेफ्ट कॉमन नीचे बटा हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हो राइट कॉमन इलियक आर्टरी। तो ये जो बटा जहां से ये पार्ट जहाँ पे मेरा एरो ऊपर से ये पूरा पार्ट क्या एब्डोमिनल आयोटा। अब एब्डोमिनल आयोटा में देख रहे हैं आप कई कई निकला निकला ब्रांच ब्रांच टाइप का निकला, कई पार्ट्स निकले, जो एक जड़ होता पेड़ का उससे कई ब्रांच निकलते, तो लाइक सेम थिंग यहाँ पे। अब क्या है, अब बहुत ही गौर से देखे समझे इस बात को कि एब्डोमिनल एओर्टा क्या, एओर्टा एक पाइप की तरह है, जो आप जो समझ लो सीधी से एग्जूम आपको आपको सोचने में मतलब जो टीवल में पाइप होती है ना, नल वाले टीवल जो होते हैं उसमें जो पाइप होता है गोल पाइप होता है ना, बिल्कुल वैसे पाइप उसके। अब कहीं बगल से ब्रांच निकला हुआ, कहीं बिल्कुल सामने, ये देखे क्या दोनों बगल में लैटरल ब्रांच निकला हुआ, ये बगल की साइड से निकला हुआ, ये ब्रांच देख ले आप बगल से है। फिर ये ब्रांच भी देख ले, ये क्या है जिसमें लेफ्ट राइट रीनल आर्टरी, ये ब्रांच क्या कहते हैं कि लेफ्ट सॉरी राइट साइड लेटरल है। तो अभी जो आपका पाइप है चारों तरफ है, तो कहीं कहीं भी ब्रांच आगे से होगा, कहीं साइड से होगा, कहीं पीछे से होगा, प्लीज म्यूट रखे अपने साइड जो भी है। तो ब्रांच क्या एंटीरियर भी सॉरी सामने भी होगा, पीछे भी होगा और साइड में भी होगा। तो साइड वाला तो बोल देंगे साइड या ब्रांच बोलते हैं। जो आगे की तरफ निकला हुआ होता है, जैसे ये देख रहा हूँ जिसपे मेरा एरो, ये आगे की तरफ निकला हुआ है, मेरा एरो दिख रहा होगा तो आपको, ये किसकी तरफ निकला हुआ लग रहा है आपको, आगे की तरफ निकला हुआ दिख रहा है। ये अगर आप देखने की कोशिश करें जहाँ पे मेरा दूसरा एरो फिर है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये क्या सामने की तरफ निकला दिख रहा है। और ये देख रहे होंगे आप एक और यहाँ पे सीलियक ट्रंक, ये भी क्या है सामने की तरफ निकला हुआ। तो एब्डोमिनल आयोटा का लैटरल ब्रांच भी होता है, सामने वाली ब्रांच को वेंट्रल ब्रांच बोलते हैं या एंटीरियर, एंटीरियर वर्ड में होता है सामने को बोलते हैं, फिर पोस्टीरियर ब्रांच भी होता है। तो अब अपने को अभी ना लैटरल ब्रांच से कोई मतलब है ना पोस्टीरियर ब्रांच से कोई मतलब है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग फ्रंट वाले चीज को देखें, एंटीरियर ब्रांच को देखेंगे। तो जब एंटीरियर ब्रांच को देखते तो एंटीरियरली थ्री ब्रांच एब्डोमिनल आयोटा में होता है, क्या है थ्री ब्रांच है। एक सीलियक ट्रंक आगे की तरफ निकल, उससे नीचे जस्ट आते तो क्या दिखता है आपको, देख रहे हो सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। फिर उसके नीचे आप आ जाओ तो सबसे नीचे थोड़ा सा ज्यादा नीचे आना पड़ता है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, या सुपेरियर या इंफीरियर। तो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इन दोनों को भी अभी भूल जाना, हमें समझना है यहाँ पे सीलियक ट्रंक। तो अब मैं आपको अगर सीलियक ट्रंक बताऊं तो आपको याद रखना है, समझ रखना है सीलियक ट्रंक क्या है, एब्डोमिनल आयोटा का एक वेंट्रल ब्रांच है, एक एंटीरियर ब्रांच है आर्टरी जो आयोटा से डायरेक्ट निकला है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीलियक ट्रंक में जो है सिर्फ सीलियक ट्रंक समझाना था, जिसकी वजह से मैंने आपको बहुत ही पीछे से लाया, ताकि आपको डायरेक्ट सीलियक ट्रंक बोलूं तो क्या है भाई सीलियक ट्रंक समझ में ना आए इस वजह से। ठीक है, तो सीलियक ट्रंक अगर मैं आपको समझा दीजिएगा। सीलियक ट्रंक जो है यहाँ पे वो क्या है, इट्स अ वेंट्रल ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा। वेंट्रल ब्रांच में कितने, वेंट्रल मतलब कि एंटीरियर ब्रांच, वेंट्रल और एंटीरियर बोले तो सेम चीज होता है। ठीक है, तो एंटीरियर ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा मेनली कितने हैं, सीलियक ट्रंक एक हो गया, सुपेरियर मेसेंजिक आर्टरी दो हो गया, और इंफीरियर मेसेंजिक आर्टरी तीन ही हो गया।
अब ये 3 आर्टरी आप याद रखते हो तो यही 3 आर्टरी जो पूरी जीआईटी को सप्लाई करता है। इसलिए मैं बोला था कि आप पार्ट्स को याद रखना होगा आपको, फोरगट मिडगट। तो सीलियक ट्रंक से जो आर्टरी निकलती है, जो सीलियक ट्रंक है, यहाँ से आप देखेंगे बहुत उसके ब्रांच पे वहां अलग से आएंगे, तो सीलियक ट्रंक से जो ब्रांच आर्टरी निकलती है वो फोरगट को सप्लाई करती है। आपको याद है फोरगट, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। तो आपसे सीधी सी कोई बात बोले कि सीलियक ट्रंक की सप्लाई कहाँ कहाँ है भाई, तो आप बोलोगे फोरगट को। आपको पूछेगा फोरगट में कौन कौन ऑर्गन आते हैं, तो आप बोलो फोरगट से जो डेवलपमेंट है। और एसोफेगस है तो एसोफेगस में भी सप्लाई देखने को मिलेगा। स्टमक है, स्टमक में भी सर देखने को मिलेगा। ड्यूडेनम भी है सर, तो ड्यूडेनम में मिलेगा, लेकिन ड्यूडेनम के सिर्फ हाफ अपर पार्ट अप टू द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, ये जीआईटी का पार्ट। लेकिन जो आपका फॉरगट डेवलपमेंट है वो किसके है, फॉरगट डेवलपमेंट हम देखते हैं किसका है, ये भी है फॉरगट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, लिवर भी है तो लिवर को भी सप्लाई किया है। क्या कहते हैं, गल ब्लैडर भी है तो गल ब्लैडर को भी किया, लेकिन वो जीआईटी ट्रैक्ट के बाहर एसेसरी वाला पार्ट, इसलिए मैं वहां पे आपको एसेसरी पे जाते लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि सीलियक ट्रंक से अगर सप्लाई जाती है, इसकी जो ब्रांचेस अभी हम देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फॉरगट के ऑर्गन को सप्लाई करेगी। तो आपको मैंने फॉरगट पहले ही बता चुका कि फॉरगट ऑर्गन कौन कौन से, एसोफेगस, स्टमक एंड अपर हाफ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं सीलियक ट्रंक के बहुत ही बड़े जो अब हमने पढ़ा स्टमक की सप्लाई, खास स्टमक की सप्लाई पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टमक की। अब एसोफेगस नहीं हमने जानना है, हमें ना आगे नीचे की पार्ट के ड्यूडेनम को जानना है, हम अब स्टमक की सप्लाई पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टमक की सप्लाई किसको कैसे है, उस चीज के लिए हम एक डायग्राम प्रेजेंट करेंगे आप लोगों के पास, ताकि आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझ पाए। ठीक है, तो हम लोग अब सीलियक ट्रंक बोलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। सीलियक ट्रंक किसका ब्रांच है, एब्डोमिनल अयोटा का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको बार बार याद आए। सीलियक ट्रंक इज ए ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अयोटा। और कैसा ब्रांच है भाई, तो वेंट्रल ब्रांच है, आगे की तरफ से जो निकला है, साइड की तरफ से निकला नहीं है, ये की तरफ से निकला, बिल्कुल आगे की तरफ से निकला है, ना पीछे की तरफ से इसको बोल सकते, बिल्कुल आगे, वेंट्रल एंटेरियर। ठीक है, ए फॉर एंटेरियर, ए फॉर आगे, आगे की तरफ से निकला हुआ ब्रांच है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अब स्पेशली स्टमक सप्लाई, जो आज का हम लोग, अब मैं ये थोड़ा सा एक सीधे ट्रंक के लिए इतना माहौल बनाया था, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ कहाँ पे, फिर बैक ऑन आवर मेन जो थ्योरेटिकल क्लासेस चल रहे हैं उस पे हम बैक आते हैं। आपको मैंने रिटर्न लिखा हुआ दिखाया था, अब हम डायग्राम पे आते हैं। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा स्टमक का, और स्टमक के डायग्राम पे आप अगर देख रहे होंगे तो उस पे कई कई ब्रांचिंग दिख रहा होगा, कई रेड कलर का जो है ये आर्टरी वगैरह ये दिख रहा है। कैसे कैसे जा रहा है मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया, मैं थोड़ा सा ये ले लूं एरो, अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया क्या, सीलियक ट्रंक लिखा भी हुआ होगा, एरो लगा के आप देख लें ऊपर में क्या लिखा हुआ, सीलियक ट्रंक। अब सीलियक ट्रंक क्या है आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीलियक ट्रंक जैसे निकला पार्ट, उससे 3 ब्रांच निकलते हैं, कितने, 3 ब्रांच सीलियक ट्रंक के निकलते। एक का नाम हमने दिया क्या, ये आपको दिख रहा होगा, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो अभी आपने पढ़ा क्या, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई किसमें करता है, स्टमक में करता है, लिखा हुआ मैं दिखाया था राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो सप्लाई करता है वो जो राइट का कर्वेचर वाला एरिया है, ये जो राइट का जो कर्वेचर का जो एरिया है, उस एरिया में जो ये आपको दिख रहा होगा, ये राइट का स्टमक का जो पार्ट है, मैं एरो हटा हटा के कर रहा हूँ, इस पार्ट में क्या करता है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करता है। ठीक है, फिर दूसरा ब्रांच अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख रहे होंगे कि दूसरा ब्रांच यहाँ से निकला है, और नाम पीछे डॉट डॉट स्टमक के पीछे यानी डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, स्पॉट स्पॉट दिख रहा होता है, तो मतलब कि किसी भी ऑर्गन के पीछे से जा रहा है। ये इमेज का एक इंडिकेशन है जिससे आपको समझना होता है कि ये पीछे की तरफ से जा रहा है। तो स्प्लेनिक आर्टरी निकलता है और स्टमक के पीछे होते हुए अगर आप देख रहे हो तो आगे ऐसे जाते हुए स्प्लेनिक आर्टरी नाम है, देख रहे हैं स्प्लेनिक आर्टरी आगे जाता है, और ये स्प्लेनिक ब्रांच को भी सप्लाई, स्प्लेनिक आर्टरी ये जो है वो स्प्लीन को भी सप्लाई करता है, और इसी के कुछ ब्रांच जो है स्टमक को भी सप्लाई करता है। और इसके कौन से ब्रांच करते, तो अभी मैंने आपको देखा था शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो फंडस वाले पार्ट को करता है, 4 से 5 ब्रांच होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये फंडस की तरफ आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा ये फंडस की तरफ आ रहा है, तो ये फंडस को सप्लाई कर दिया क्या, आपका स्प्लेनिक आर्टरी का एक ब्रांच जो एक्जैक्टली शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो मैं एक्जैक्टली नाम सब वहां पे लिखा था जो जो सप्लाई कर रहा है। अब स्प्लेनिक आर्टरी का एक नीचे ब्रांच है, ये तो इधर 3-4 गया वो तो सप्लाई कर दिया स्प्लेनिक ब्रांच स्प्लेन को, लेकिन अब नीचे देख लो आप, नीचे मेरा एरो जिधर जा रहा है आप नीचे देखते चलो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको क्या है कि स्ट्रक्चर का नाम लेफ्ट गैस्ट्रो इपीप्लोइक आर्टरी, क्या दिख रहा है, लेफ्ट गैस्ट्रो इपीप्लोइक आर्टरी। मैं चला नाम भी थोड़ा सा कंफर्म करता हूँ, लेफ्ट का मतलब तो लेफ्ट साइड है,
गैस्ट्रो मतलब क्या है, गैस्ट्रिक है। और एपीप्लोइक कहाँ था, एपीप्लोइक एक फोरामेन, मैं अभी एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा एपीप्लोइक फोरामेन का। तो एक्चुअली एपीप्लोइक एक फोरामेन होते हैं, फोरामेन इन द सेंस ऑफ ओपनिंग, जो टर्म में हम लोग बात करेंगे, एक ओपनिंग या सीधी, देखो ओपनिंग तो अब आप कहोगे सर आप गैस्ट्रिक ऑरिफिस को भी ओपनिंग बताया आपने, तो देखो ओपनिंग कई तरह का हो सकते हैं। यहाँ पे जो फोरामेन ओपनिंग मतलब कि छिद्र, एक होल, समझ में ना, एक छिद्र, तो उसके छिद्र के सेंस में हम लोग एक होल के सेंस में जब हम बात करते हैं, जैसे एक आपके पास जो पेज दे दिया गया उसमें एक पेन से होल कर दिया गया, तो उस टाइप की जो ओपनिंग डेफिनेटली आपको मिलता है, सरफेस वगैरह पे कोई जो ओपनिंग मिलता है, एक होल मिलता है, उसी को हम लोग फोरामेन बोलते हैं अपनी एनाटॉमी में। और यहाँ पे जो है उसी तरह का एक फोरामेन होता है, जो हम लोग फोरामेन पे आराम से समझेंगे, वो दिखाएंगे आपको, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो राइट गैस्ट्रिक एपीप्लोइक आर्टरी, ये दिख गया आपको, राइट, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक एपीप्लोइक आर्टरी, जो इससे आ रहा है, किससे, स्प्लेनिक वाला ब्रांच, स्प्लेनिक आर्टरी जो लेफ्ट साइड से आया, ठीक है। तो क्या होगा, ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपीप्लोइक आर्टरी, तो ये यहाँ तक सप्लाई दिख गया। अब हम लोग आते हैं जो सीलिएक ट्रंक का तीसरा और लास्ट ब्रांच, जो तो जैसे निकला उसका नाम क्या है, जहां पे जैसे निकला है उसका नाम क्या, आप ऊपर आगे देखो, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, क्या नाम है, कॉमन हिपैटिक आर्टरी। अब कॉमन हिपैटिक आर्टरी देख रहे होंगे कि आप इधर की तरफ गया है, आगे जब गया है तो कॉमन हेपेटिक से पहले एक ब्रांच आपका निकला है, ये नीचे वाला में देख ले आप, थोड़ा सा पहले से निकला ब्रांच, मैं एरो लगा दिया हूँ। तो वो जो ब्रांच उसको बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ड्यूडेनम मतलब आर्टरी। तो नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नाम रटने की जरूरत नहीं। आप देखो एक नाम को दूसरे से जोड़ जोड़ के बता रहा, मैं पहले ही बहुत, जब से मेरा फर्स्ट क्लास था, मैं आपको क्या बताया था कि बेसिक में जो टर्म्स होते हैं ना, वो जोड़ने का, तुम तोड़ो आप चीजों को, कोई भी मेडिकल में लंबे से वर्ड मिल जाए, बड़े वर्ड मिल जाए, आपको लगे कि वर्ड नहीं ये सेंटेंस है, इतना बड़ा आपको लगे, तो डेफिनेटली उसको ब्रेकअप करो, उसको कई हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करो, और फिर आपको अलग अलग पार्ट के अलग अलग मीनिंग्स होंगे, और उसको जोड़ो, फिर देखो क्लासिकली आपके माइंड में कितने अच्छे से आते हैं। आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या, गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। तो अब गैस्ट्रो मतलब क्या, नाम से भी समझ आया, अच्छा इसका मतलब ये जो आर्टरी है, गैस्ट्रो कह रहा है तो यानी स्टोमक को भी सप्लाई कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, ड्यूडेनो यानी कि ड्यूडेनल को भी सप्लाई कर रहा है, तो गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी होगा। अब यही देखो, जब गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आगे आया है तो दो हिस्सा में बट गया है, फिर एक आपको यहाँ देख रहा है, ये इधर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आपको दिख रहा होगा, सॉरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी नहीं, सॉरी, ये आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है यहाँ पे लिखा हुआ, मैं जहाँ लिखा हुआ वहीं पे राइट गैस्ट्रिक एपीप्लोइक आर्टरी, उधर लेफ्ट गैस्ट्रिक था, ये एपीप्लोइक फोरामेन के पास जाता है, यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो मेरा एरो है वो एपीप्लोइक फोरामेन है, ऑलमोस्ट समझते हैं। तो एपीप्लोइक फोरामेन के साथ राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, यानी कि एक ऊपर नाम सही था, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी था, नीचे कि एक तो गया किधर, गैस्ट्रिक सप्लाई यानी स्टमक को सप्लाई किया, और नीचे देखिए एक ब्रांच लिखा नाम हुआ है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं मेरा एरो के पास जो है, इसका नाम नीचे आ जाए, लगेगा आपको सेंटेंस है सुपेरियर, तो ऊपर समझ में आ गया, पैनक्रियो यानी पैनक्रियाज, पैनक्रियो ड्यूडेनल आर्टरी, यानी कि ये जो आर्टरी होगा वो पैनक्रियाज को भी करेगा और ड्यूडेनम को भी सप्लाई करेगा। पैनक्रियाज यहीं पे होता है, जब हम लोग पैनक्रियाज पढ़ेंगे तो आप समझ में आए, तो यहाँ से ये समझ। अब हम बच गया हमारा क्या, जो नीचे आर्टरी आ गया था गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के बाद, फिर देखे तो आप एक आर्टरी का नाम प्रोपर हेपेटिक आर्टरी, प्रोपर हेपेटिक आर्टरी यानी प्रोपर खास सिर्फ हेपेटिक आर्टरी, इसको हम कॉमनली हेपेटिक आर्टरी बोलते, तो यही हेपेटिक आर्टरी कहाँ गया, लीवर में गया, आगे चल के कहाँ गया, यही हेपेटिक आर्टरी आगे चल के कहाँ गया, लीवर में गया, जो आपको लीवर सप्लाई में बताया। तो अब आप देख लो कि लीवर सप्लाई कहाँ से हो रहा था, सीलिएक ट्रंक से हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो लीवर सप्लाई कहाँ से हो रहा, सीलिएक ट्रंक के, मेनली अगर देखो तो एब्डोमिनल आयोटा से निकला सीलिएक ट्रंक से एक ब्रांच निकला कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी फिर ब्रांच बना, उसका निकला आपको प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी बोल लो या हेपेटिक आर्टरी बोल लो। फिर हेपेटिक आर्टरी के नीचे जो यहाँ पे आप जस्ट मेरा एरो जहाँ पे होगा उसको देखते हो, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी था, ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये स्टमक की सप्लाई। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली पूरा चीज आपको दिखा दिया है कि सीलिएक ट्रंक का पूरे ब्रांच यहाँ पे समझा दिया, लेकिन जस्ट एक रैपिड आपको यहाँ पे सिर्फ स्टमक वाले पार्ट को, जो स्टमक सीलिएक ट्रंक का वो पार्ट जो स्टमक को सप्लाई कर रहा है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, आप उस पर आप लोग फोकस करना प्लीज। तो फर्स्ट पार्ट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, देख रहे हो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेफ्ट पार्ट को सप्लाई किया। फिर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट साइड में आ जाते चलो, ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, आप एरो से देखते चलिएगा किधर किधर है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये हो गया। फिर आ जाओ आप राइट गैस्ट्रिक गैस्ट्रो एपीप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपीप्लोइक आर्टरी दिख गया आपको यहाँ पे। फिर आ जाओ लेफ्ट गैस्ट्रो एपीप्लोइक आर्टरी, वो भी दिख गया, ये सारा सारा किधर लेफ्ट पार्ट यानी ग्रेटर कर्वेचर वाला पार्ट है, उस पर सप्लाई कर रहा है ये सब चीजें। छोटा छोटा सा प्यारा सा गैस्ट्रिक आर्टरी
जो आपके फंडस वाले पार्ट को यहाँ पे सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे से कुछ क्या होता है, जब आप देखोगे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, थोड़ा सा बताने के लिए बता दे रहा हूँ मैं, तो ये छोटे से कुछ ब्रांच जो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेजियल को सप्लाई कर देता है, इसलिए हम एसोफेजियल सप्लाई भी सिलेक्ट रंग से देखते हैं। तो ये जो टोटल चीजें थी आज का आपका स्टमक की ब्लड सप्लाई थी। अगर आप लोगों को यहाँ पे जो स्टमक की चीजें वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब हम लोग की जो क्लासेस करेंगे, अभी ही करेंगे इंशाल्लाह, अभी स्टार्ट भी कर लेंगे, तो वो होगा हमारा ड्यूडेनम। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि इपिप्लोइक फोरामेन के बारे में सोच आपको वादा क्यों बताऊंगा, तो अभी जस्ट पहले बता देता हूँ, फिर आप लोग से हम क्वेश्चन लेंगे जो आज के स्टमक इंड होने वाला होगा, तो फिर हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब अगर आप देख रहे होंगे एक फिगर्स को, तो स्टमक दिख रहा है, ओमेंटल बर्सा दिख रहा है बिहाइंड लेसर ओमेंटम। तो एक्चुअली ये लेजर सैक होता है, जो एब्डोमेन का लेजर आपको जो हम दिखाए थे, लेजर कर्वेचस, लेजर सैक, यहाँ सैक मतलब क्या, कैविटी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लेजर सैक होता है और बाहर जो आपका एब्डोमेन है वो ग्रेटर सैक है। तो ग्रेटर सैक और लेसर सैक के बीच में कम्युनिकेशन होता है, एक ओपनिंग होता है, जो आप एरो से दिख रही है खुला हुआ ओपनिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एपीप्लोइक या ओमेंटल, ये ओमेंटल फोरामेन या एपीप्लोइक फोरामेन, या एक साइंटिस्ट के नाम पे वो फोरामेन, ठीक है। तो ये हम एपीप्लोइक फोरामेन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आप लोगों को डाउट्स है तो प्लीज वन बाय वन, स्टमक क्योंकि स्टमक की ऑलमोस्ट कंप्लीट है यहाँ पे, तो हम पहले कंप्लीट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट है आप लोगों का तो वन बाय वन प्लीज, या तो आप लोग हैंड राइज कर ले, मैं वन बाय वन नाम ले लूंगा आप लोगों का, और आप लोग बताते चलेंगे, मैं क्वेश्चन आंसर करता चलूंगा। अपनी साइड से हैंड राइज कर ले, या कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो। अगर स्टमक के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं है, आपके कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ अगर आपको समझ में आ गई हो, तो हम लोग नेक्स्ट चीजों को स्टार्ट करते हैं। क्या, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डियोडेनम होगा, क्योंकि स्टमक के बाद नीचे का क्या आता है, डियोडेनम आता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली हम लोग अब स्टार्ट कर देंगे। जीआईटीज में हम लोगों ने स्टमक देख लिया है, और हम लोग ये चीजें जो कर रहे हैं, एक चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखना कि मैं सिर्फ एनाटॉमिकल एस्पेक्ट को टच कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसकी फिजियोलॉजी अलग से डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग का अलग अलग है, तो अलग अलग यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। तो यही चीजें बहुत, इसकी जो फंक्शनल एस्पेक्ट होंगे, जो फंक्शन वाली चीजें, काम क्या है, वो हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अगर एनाटॉमी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो स्टमक से, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग से रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कोई डाउट हो समझने में, सर मुझे समझ नहीं आया, तो डेफिनेटली आप भी बोले, मैं फिर से ट्राई करूंगा आपको बेस्ट करने का इससे। चैट बॉक्स पे भी अपने क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आई थिंक आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं, तो डेफिनेटली मूव करते हैं हम लोग आगे की चीजों पे, ड्यूडेनम वाली चीजों पे, ये ठीक है। जो पार्ट के नाम बताए हैं हाँ हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। तो ब्लड सप्लाई होता है ना? इसकी सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है, आप थोड़ा सा क्लियर वॉइस में बोले। सर ये जो पार्ट्स के नाम बताया, तो यहाँ से तो ब्लड सप्लाई में बताया क्या? मैं जो पार्ट्स का नाम बताया वहां से ब्लड सप्लाई, उसके बाद आपने क्या बोला? ब्लड सप्लाई होती है ना? हाँ, ये आज जो हमने बताया आपको, ये ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक बताया था, लेकिन आपको डायरेक्ट मैं बताता सीलेक्ट रंग से, तो भाई सीलेक्ट रंग क्या होता है आप कंफ्यूज करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम में गया पहले, बीच का चीजों को लेकर के, फिर हम लोग सिलेक्ट रंग पे आया, और सिलेक्ट रंग की जितनी भी ब्रांचेस थी वो सारा मैं आपको बताया, स्टमक क्या, जो लीवर को जा रहा है, जो स्प्लीन को जा रहा है, वो सारा मैं बता दिया, साथ साथ स्टमक तो आज पढ़ाया ही मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेक्ट रंग से जितनी सप्लाई है मैं सारा मैं आपको बता दिया, और आपने देखा भी ये सिलेक्ट रंग की सप्लाई इसोफेगस को भी देख गया, आपको डिडोनम को भी देख गया, और स्टमक को भी देख गया। तो जो फॉरगेट के पार्ट से मैं आपको बताया था, तो आंख बंद करके याद रखना, फॉरगेट में जो सप्लाई है वो सिलेक्ट रंग की सप्लाई है। ओके ओके। ओके, थैंक यू। चले, अब हम लोग जो हमारा बहुत ही बेसिक चीज में आपसे एक क्वेश्चन में आपसे पहले पूछूंगा, और फिर मैं अभी चीजें स्टार्ट करूंगा, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे तो प्राउड होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट डेफिनेटली आंसर करेंगे, और बहुत अच्छा भी लगेगा, और देखता हूँ मैं कौन फर्स्ट से फर्स्ट आंसर्स कर पाते हैं यहाँ पे। आपको हैंड राइज करना है, ऐसा नहीं कि आप एक बार सब बोलने लगोगे तो हो जाएगा मसला कि आवाज नहीं आ पाएगी मेरे पास, तो हैंड राइज कर लेना, हैंड राइज का ऑप्शन होता है। मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों से, वादा किया था कि आज भी जस्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा।
तो स्टार्ट जो आज की क्लासेस में करूंगा वो होगा आपका ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम क्या है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। ड्यूडेनम है क्या? ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि बेसिक सी अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पार्ट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जब इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो फर्दर हम लोग इंटेस्टाइन जो पहले ही क्लास हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, तो इस इंटेस्टाइन्स दो टाइप के इंटेस्टाइन, एक स्मॉल एंड दूसरा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन्स को लार्ज इंटेस्टाइन्स क्यों बोलते हैं और स्मॉल को स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्यों बोलते हैं? कोई अपने लोग को बताओगे प्लीज? व्हाई लार्ज intestines is called large intestine and a small intestine is a small intestine? क्यों? नाम से भी बहुत कुछ जाहिर हो रहा है, आप नाम से भी लगा सकते हो आंसर। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन्स को लार्ज इंटेस्टाइन्स क्यों बोलते हैं और स्मॉल को स्मॉल क्यों बोलते हैं? प्लीज हैंड राइज कर ले फटाक से। एनीवन? अरे गलत होगा कोई मसला नहीं है, यहाँ सीखने के लिए आओ क्लास में। ये कंफ्यूजन बार बार अपने माइंड में कभी मत रखना आप लोग कि आंसर करूँ क्या पता गलत हो गया। तो यहाँ पे आए किस चीज के लिए? अब अपनी गलत को सुधारने के लिए ना, या सीखने के लिए नई चीजों को, या आपने जो गलत आपके माइंड में है वो चीजों को करेक्ट करने के लिए। तो ये चीजें मैं अपनी क्लास में सारे स्टूडेंट को, मैं ऑफलाइन में भी कॉलेज में कहता हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट्स अपनी चीज को समझते हैं कि मेरे आपको जो क्वेश्चन है और बी फ्रैंक, गलत आंसर करो लेकिन आंसर करो। ये मेरा एक फंडा होता है ताकि मैं आपको माइंड में सही कंसेप्ट डाल सकूं। प्लीज। लार्ज के डायमीटर ज्यादा होते हैं। अच्छा, चलिए और कोई? आदित्य और राज। स्मॉल के डायमीटर कम होते हैं। आदित्य राज, ठीक है, आपका आंसर मैं ले लिया। और कोई आंसर? क्या सही है? मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन ओके। आदित्य राज के बाद कोई और आंसर आपको करना है किन्हीं को? नहीं, मुझे लग रहा है कि अब तक कोई नहीं आ रहा है। खैर ठीक है, आंसर करे, बहुत अच्छा आदित्य राज। डेफिनेटली ये आपने। यस सर। सर लार्ज की जो है, हाँ सादिया प्लीज। सर लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है और स्मॉल की कैपेसिटी कम होती है। ओके, नेक्स्ट। चलो और कोई नहीं है, अब मैं स्टार्ट करूँ अपना आंसर। सादिया एंड आदित्य। तहरीम जावेद, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट किए। यस सर। सर हाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका ल्यूमेन का जो डायमीटर होता है ना, वो स्मॉलर होता है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर। डेफिनेटली देख देख बहुत अच्छा। अब म्यूट कर ले अपने साइड से। आदित्य और तहरीम, आप दोनों ने बहुत ही अच्छी आंसर्स किया और बहुत ही डेफिनेटली ये सही है। मैं आप सारे स्टूडेंट को आप यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे जैसा कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में सेटल नहीं आ गया ड्यूडम से पहले ये चीजें आपको बता दूं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं स्मॉल है, लेकिन आप लेंथ देखोगे तो 6 मीटर के होते हैं। कितने मीटर के? जब लंबाई जब देखोगे, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है ड्यूडेनम से लेकर के इस पार्ट तक का, वो 6 मीटर के होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन्स जो होते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो आपको दिख रहा है, इसकी 1.5 मीटर है, तो 4 टाइम शॉर्टर होते हैं, यानी 4 टाइम छोटे होते हैं, 4 गुना बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर भी उसको बड़ा है, फिर उसे हम लेंथ के बेसिस पे क्यों नहीं इसका? तो यहाँ पे जो नॉमिनिक्लेट हुआ है वो उसके ल्यूमेन की बेस पे, उसके डायमीटर की बेस पे, बात समझ में आ रही है? उसके ल्यूमेन बोले या उसपे जो उसकी डायमीटर है, कैलिवर है, इस चीजों को जो हम बोलते हैं, उसके बेस पे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ल्यूमेन है, कैलिवर है, वो कहीं ना कहीं कम है, जिसकी बेस पे, सॉरी मैं उल्टा नहीं बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन के कम है, तो इसलिए उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन्स के जो ल्यूमेन है वो ज्यादा है, जिसकी बना पर और जिसकी बेस पे हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखना, आप लिख ले, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 6 मीटर है और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। तो फिर लार्ज और स्मॉल का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा लेंथ के हिसाब से। तो क्योंकि फर्स्टली लोग यही सेंस को लाते हैं कि मैंने लेंथ होगा इसका ज्यादा, इसलिए इसका लंबाई ज्यादा होगी तो लार्ज नाम है, और जिसका स्मॉल, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। आप लेंथ देखो तो बहुत 4 टाइम का, 4 गुना 3 गुना बड़े छोटे की बात हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत है, नहीं बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में आप लोग क्लियर करके रखें। ठीक है, ओके, बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का, आप बहुत अच्छा आंसर किए। डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करें और आगे बेनिफिट होगा, इसलिए मैं आंसर करें गलत सही और कोई मसला नहीं। आप लोग एक और भी आंसर किए थे, बहुत अच्छी बात है, आंसर करना चाहिए क्लास में। हम लोग आ जाते हैं अब, ब्लड सप्लाई तो हो गया, ड्यूडेनम पे आ जाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखिए ड्यूडेनम नाम भाई क्यों भाई ड्यूडेनम, तो आप को लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे
ड्यूडेकाडाक्टोलस आपको दिखा होगा, मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट वेट कर ले। ड्यूडेकाडाक्टोलस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नाम लिखा होगा। ये ग्रीक वर्ड्स है जिसके माने होते हैं, जिसके सेंस होते हैं 12 फिंगर लॉन्ग। क्या होते हैं? 12 फिंगर लॉन्ग के सेंस में आते हैं ये, ठीक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं एरो ही लगाता हूँ, ज्यादा बेहतर लगता है लाइन विन खींचने से। यहाँ पे देख रहे हैं ड्यूडेकाडाक्टोलस, इसके मतलब होता है 12 फिंगर लॉन्ग। तो ड्यूडेकाडाक्टुलस को ही ड्राइव करके आज ड्यूडेनम बोला गया। 12 फिंगर लॉन्ग के सेंस का मतलब क्या, जो बहुत ही एंसाइंट, बहुत ही पुरानी प्राचीन की अगर हम बात करें, जो शुरू के जमाने में एनाटॉमी की जब बात हुई थी, तो उस समय जो ऑटोप्सी कह ले, या फिर हम ऑटोप्सी ही बोलते हैं, जो हम लोग डाइसेक्शंस बोलते हैं ना कॉलेज वगैरह में होता है, तो जब ड्यूडेनम वाले पार्ट को निकाला गया तो फिंगर से जिन्होंने एनाटॉमिस्ट क्या किया कि जो उसको लेंथ देखा गया तो वो 12 फिंगर लॉन्ग, 12 फिंगर जैसे 4 फिंगर, देन उसके ऊपर 4 फिंगर, फिर उसके ऊपर 4 फिंगर, इस तरह की फिंगर। ऐसा नहीं कि आप ये फिंगर को पूरा रख रख के 12 फिंगर बनाने लगना, 4 4 4 का 4 देन 4 देन 4, तो 12 फिंगर लेंथ उसका मिला, ठीक है। तो उसी बेस पे उस वक्त उन्होंने नाम रख दिया ड्यूडेकाडाक्टुलस ग्रीक के टाइम में। और वही जब हम अब मॉडर्न हुआ थोड़ा बहुत, उसी को ड्राइव हुआ ग्रीक से, तो बन गया क्या? ड्यूडेनम। इसी वजह से हम लोग ड्यूडेनम को ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यू टू द ड्यूडेकाडाक्टुलस वर्ड की वजह से, ठीक है। हाँ, फिर हम लोग आते हैं अब इसके ड्यूडेनम इज द शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ड्यूडेनम आते हैं, और डी आपको याद होगा वो निमोनिक्स डीजेआई, यानी ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, एनेलियम होता है। तो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हमारे आंत जो है, छोटी आंत जो है, वो क्या है? मोबाइल है। मोबाइल मतलब घूमने फिरने वाली। आप कहना कि भाई पेट में घूमता थोड़ी ना सर, मतलब कि आपको जर्क लगा, आपने कोई एक्टिविटीज की, एक्सरसाइज किया, चला फिरा, तो वो अच्छे से मोबाइल मूव करता है पेट के अंदर, आगे पीछे करता है, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का फर्स्ट पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जीआईटी में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा वाइडेस्ट है, यानी जिसकी लुमेन, जिसकी कैलिबर या इसकी डायमीटर कंपैरेटिवली जेजुनम एनालियम से कहीं ज्यादा है, वो क्या आपका ड्यूडेनम है। और वो क्या था? मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फिक्स, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन से फिक्स है, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स है आपका, जो ड्यूडेनम वाला है, वो मोस्टली देखिए थोड़ा सा कहीं कहीं पे है कि वो थोड़ा सा मोबाइल है, लेकिन मोस्टली पार्ट क्या वो फिक्स है। किससे फिक्स है? पेरिटोनियम है, रिलेशन है, वो सब चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग देखते हैं वो पार्ट क्या होता है, फिक्स होता है। तो टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे कल की क्लास में। इट एक्सटेंड, अभी ये कहाँ से कहाँ तक होता है? इस एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस ऑफ द ड्यूडेनम, पाइलोरस ऑफ द पाइलोरस टू ड्यूडेनम, ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर। अब ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्शन बोले या ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन बोले, ये भी आपको मिला हुआ मिल सकता है, या तो ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शंस या जेजुनो फ्लैक्चर, दोनों चीज एक ही चीज है, ठीक है। तो एक्सटेंशन में मैं आपको एक फिगर्स दिखाऊंगा, जिससे कि फिगर आप लोग देख रखे, बस उस पर आपको दिखाना है आप कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ये इस फिगर के हिसाब से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, तो ड्यूडेनम आपको दिख दिया, पाइलोरस जहाँ पे इंडो, मैंने आपको स्टोमक में बता ही दिया कि पाइलोरस कहाँ से कहाँ तक चीजें आ रही है। तो ये पाइलोरस वाला जो पार्ट है, पाइलोरस का जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एरो में लगा दिया हूँ, एक एरो वहाँ छोड़ दिया हूँ, दूसरा एरो आप आ जाओ। मान लो ये ड्यूडेनम आया और ये यहाँ पे फ्लैक्सर, मान लो ये पॉइंट, इस डायग्राम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है यहाँ से आते इस दोनों के बीच में, ये पूरा एरो अगर आप ले लो, तो ये सारे स्ट्रक्चर एक्सटेंड कहाँ से कहाँ फैला होता है? पाइलोरस टू द ड्यूडेनोजेजुनल फ्लैक्चर या ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन, यानी कि उस जंक्शन मतलब पॉइंट, दोनों का मिल्टिंग पॉइंट, जो जहाँ पे ड्यूडेनम खत्म हो रहा है, जेजुनम स्टार्ट हो रहा है, तो इस पूरे एक्सटेंडिंग पॉइंट्स को हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे आज की लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा होगा ड्यूडेनम का रिगार्डिंग लेक्चर्स, वो नेक्स्ट डेज में हम लोग करेंगे। कोई डाउट हो पूरे सेशन के रिगार्डिंग तो प्लीज कंफर्म कर ले, अपने आंसर्स को ले ले आज का, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, लेकिन फिर पढ़े जाके, फिर प्रॉब्लम आए, फिर आके डिस्कस करें। अभी कोई डाउट है तो अभी रिपीट कर ले प्लीज। I think no any doubts.
कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को क्या? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोले। सर वो जो आप इमेजेस जब दिखा रहे थे ना आउटर वाला, आयोटा, वो हाँ। ना बहुत वहां पर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो आप ट्रंक वाला जो पार्ट का बता रहे थे ना, तो वो समझ नहीं आ रहा था सर, एक बार आप बता सकते हैं? ओके ओके ओके, है ना। और कोई क्वेश्चन किन्हीं का नहीं है? चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इमेजेस कर लेते हैं। देखिए मैं कोशिश करता हूँ टाइम पे, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैं टाइम देख नहीं पाता हूँ, तो डेफिनेटली थोड़ी सी 5-10 मिनट आगे हम लोग चले जाते हैं। कोई बात नहीं है, कुछ सीख ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉस लगता है हमारा। मैं आपको एओर्टा के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे सपोज दैट एक क्या है, हार्ट है। हार्ट से जब ब्लड पंप होती है तो पूरा एओर्टा में जाता है। तो एओर्टा के कई पार्ट्स होते हैं, एओर्टा के कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करता ही चला जाऊँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहला पार्ट जो होता है असेंडिंग एओर्टा, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पार्ट जो होता है वो आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च शेपेड का बनता है, ठीक है। आर्च यहाँ पे लिखा हुआ, आर्च ऑफ एओर्टा ही बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्च ऑफ एओर्टा के बाद नीचे आते हैं हम लोग डिसेंडिंग एओर्टा बोलते हैं, और डिसेंडिंग आते आते ही आ जाता है आपका थोरेसिक पार्ट होता है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ये यहाँ तक आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डायफ्राम, आप देख रहे होंगे यहाँ पे डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे जो, डायफ्राम से ऊपर जो कैविटी थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जब नीचे आया तो नीचे वाले पार्ट को हम लोग पूरे को बोलते हैं क्या, थोरेसिक, सॉरी एब्डोमिनल आयोटा बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल आयोटा। अब हम लोग किसको बोलते हैं, जब डायफ्राम से नीचे, और ये नीचे जो मैं कट कर दिया यहाँ पे कॉमन इलियक आर्टरी, जो दो अलग अलग देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, इस तरह से यहाँ तक के पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा। इस दोनों के बीच के डायफ्राम और कॉमन इलियक आर्टरी, जहाँ पे यहाँ पे ब्रांच बाइफर्केशन हुआ, यहाँ तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एब्डोमिनल आयोटा के डायग्राम पे आ जाते हैं। ये आपका है एब्डोमिनल आयोटा का डायग्राम, सिर्फ एब्डोमिनल है। अब एब्डोमिनल आयोटा है तो उसमें क्या है कि अब ये ब्रांच निकलते, कई ब्रांच निकलते हैं आयोटा में निकलते हैं। तो कोई ब्रांच क्या है, सामने की तरफ से निकला, जो आप इस फिगर में दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ एरो, जैसे कि एक मिनट ये आपको दिख रहा होगा, ये सामने की तरफ खुला हुआ दिख रहा है ना, तो ये है हमारा सामने की तरफ एक ब्रांच है, तो सिलेक्ट ब्रांच, सिलेक्ट ब्रांच एक एंटीरियर में आ गया। फिर सामने की एक और दिखता जो सुपेरियर, यहाँ दिख गया। फिर तीसरा आप देख ले तो इन्फीरियर मेसेंटर। तो आगे की तरफ भी निकला हुआ कुछ ब्रांच होता, कुछ साइड साइड से भी होता है, जैसे आप ये देखिए बगल से निकला है, यहाँ पे दिख रहा है, अभी मैरो लगाया, ये बगल से निकला है, ठीक है। साइड वाले के एक्चुअली हम लोग क्या करें, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, मोर बेनिफिट। तो सॉरी कलर नहीं चेंज हो रहा, देख लेंगे हम लोग। तो ये देख लेते हैं, ये जो साइड साइड से ब्रांच निकला इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल ब्रांच, ठीक है। लैटरल रीनल आर्टरी, लैटरल रीनल आर्टरी राइट है, ये लेफ्ट है, या फिर हम साइड वाइज देखें तो साइड बगल से निकला हो। फिर इसी के जस्ट आगे से तो पीछे से भी कुछ ब्रांच हो, तो इस तरह से सारे एब्डोमिनल ब्रांच निकलते। हमें क्या जानना था आज के डेट में, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे है, जो आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट वाला, जहाँ पे मैं फिर से एरो लगा रहा हूँ, एरो एरो करके आपको दिख रहा होगा, ये सीलियक ट्रंक था, जो आगे वेंट्रल ब्रांच, इसी ब्रांच से जब निकलता है तो पूरी स्टोमक को और पूरी फोरगट के स्ट्रक्चर को, पूरी फोरगट स्ट्रक्चर कहने का मतलब आपका जो है लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस है, ऑलमोस्ट देखते हैं, स्टोमक हो गया, अपर पार्ट ऑफ डियोडेनम हो गया, और क्या कहते हैं कि है गॉल ब्लैडर हो गया, और क्या कहते हैं कि आपका लिवर हो गया, देन फिर आपका क्या कहते हैं वो पेनक्रियास हो गया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को देखने को मिलता है यहाँ पे कि ये सिलियक ट्रंक से निकली हुई आर्टरी और फर्दर अलग अलग ब्रांचेस सेपरेट जाकर के सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसी मकसद से मैं यहाँ पे सिलियक ट्रंक को समझाया था कि इससे जो ब्रांच होंगे। फिर हम लोग कोई डाउट? ठीक है, तो हम अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर डेफिनेटली हम लोग ड्यूड्रम के कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। सर पाइलरस क्या होता है? क्या चीज़? पाइलरस। पाइलरस क्या है? देखो पाइलरस वर्ड है जो उसके मतलब होते हैं एग्जैक्ट, अगर मीनिंग की बात करें हम तो गेट गार्ड,
वो बोलते हैं ना गेट का गार्ड होता है ना, गेट कीपर, उसके मतलब। लेकिन हमें तो क्या जानना है, अपनी एनाटॉमी में समझना है ना पाइलोरस क्या है। तो पाइलोरस होता है स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखा दूं तो ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। डायग्राम पे आ जाता हूँ। जो आप इस स्ट्रक्चर को अगर देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें लिखा हुआ पाइलोरस है, जी दिख रहा है। तो स्टमक का जो पाइलोरिस पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट जिसमें पाइलोरिक एंटरमैन, पाइलोरिक कैनाल आता है, उसके बाद जो ओपनिंग है, ये गेट है, इसके बाद खत्म हो जाता है। ये पाइलोरस से लेकर के यहीं से जहाँ स्टमक यहाँ पे खत्म होता है, तो ये जो स्टमक हम लोग खाते कुछ भी है तो ये स्टोर होता है, फिर यही गेट से होकर के निकल के ड्यूडेनम में जाता है। तो ये क्या है, गेट कीपर। यहाँ पे क्या इंस्टिंक्टर होता है, तो गार्ड की तरह काम करता है। हमेशा ऐसा नहीं आप जो भी एब्डोमेन में लिए आपके स्टमक में सीधा निकल के और ड्यूडेनम में चला जाएगा, जब तक यहाँ पे इंस्टिंक्टर एक्शन होता है, जिसकी वजह से पाइलोरस से निकल के या गेट गार्ड हो गया, यानी कि कंट्रोल करके रखता है स्टमक की कंटेंट को और ये जाने आने देता है। तो यही पाइलोरस का यानी कि स्टमक का एंड पार्ट, जहाँ पे स्टमक खत्म होता है, वो पाइलोरस हो गया। एग्जैक्ट मीनिंग देखे तो गेट गार्ड बोलते हैं, ठीक है। ओके, इंटीरियर सरफेस जो है इसके बारे में बता रही हूँ। क्या चीज? इंटीरियर सरफेस जो है, इंटीरियर नहीं, आपकी कहाँ सर क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करें क्वेश्चन प्लीज। आपकी आवाज। इंटीरियर सरफेस जो है सर, एंटीरियर सरफेस ये कह रहे हैं ना स्टमक का? जी सर। देखिए एंटीरियर सरफेस की जब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको सरफेस जब पढ़ाया था, तो जो सामने की सरफेस है, सीधी सी बात, जब हम लोग एक आपको लिखा हुआ दिखा देते, ये एंटीरियर सरफेस है ना, और इसी को बोलते हैं एंटेरो सुपेरियर, एस एंटेरो सुपेरियर। तो मैं आपको बताता, ये ओरिएंटेशन वाली बात हो जाती है कि थोड़ा सा 3D डायग्राम यहाँ पे चाहिए था। तो वहां पे क्या होता है कि जो एंटीरियर का मतलब होता है सामने, जो स्टमक की दो सरफेस, ये समझ लीजिए कि एक सामने से जो दिख रहा है ये क्या है, एंटीरियर सरफेस है, और एक इसके जस्ट पीछे से जो है वो पोस्टीरियर सरफेस है। अब एंटीरियर सरफेस क्या होता है, एंटेरो सुपेरियर होता है। एंटेरो सुपेरियर कहने का मतलब ये होता है एंटीरियर भी और ऊपर भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइनिंग शो कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को आसान होगा। तो जब हम स्टमक को देखते हैं, सपोज डेट मान ले आप इसी टाइप का एक लौकी लिया या कद्दू जिसको आप लोग बोलते हो वो लिया, उसको इस तरह से रख करके सामने से देखें, तो कुछ क्या पार्ट देखेगा, सामने का दिखेगा। मान ले ये ए फॉर एंटीरियर, ये सामने का आपको दिख जाएगा, ठीक है। और ये सुपेरियर, ये ऊपर का दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके आप दिखेगा, तो उठा करके नीचे से। तो इस टाइप का जो ओरिएंटेशन फिट हुआ तो वो एंटेरो सुपेरियर कहलाता है। लेकिन जनरली आप याद रखिए एंटीरियर सरफेस इज सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है, बहुत सफिशिएंट है इतना ही। तो आगे की सरफेस को एंटीरियर सरफेस, पीछे की सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस को ही हम लोग एंटेरो सुपेरियर सरफेस ही बोलते हैं, पोस्टीरियर सरफेस को ही हम लोग पोस्टेरो सुपेरियर सरफेस हम बोलते हैं। ओके, बहुत अच्छा, चलिए ओके सर। ओके, बहुत अच्छा। आप लोग, अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी पढ़ रहे, तो मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत कुछ ना कुछ अच्छी हो रही है। हाँ सर पार्ट्स ऑफ स्टोमक में मतलब 4 पार्ट होता है, तो हाँ, मतलब चारों पार्ट का अलग अलग यूज होता है, मतलब चारों पार्ट्स का सिर्फ हम लोग को याद क्या रखना है, उसके पार्ट्स का ही नाम, लेकिन पार्ट्स उस चारों पार्ट्स का अलग अलग यूज भी होता है। जैसे फंडस है तो उसमें कोई अलग यूज होता है, ऐसा कुछ भी होता नहीं। है सर? देखिए जब मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्या कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे ना गैस्ट्रिक जूस, जिसमें आप लोग को पेप्सिनोजेन या फिर आपको ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकोजल सेल, ये सब कुछ मैं बताऊंगा वहाँ पे। तो कुछ क्या कि एक फंडस के पास स्पेशल फंडस टाइप के म्यूकस सेल्स होते हैं, पाइलोरस के पास पाइलोरस टाइप के म्यूकस सेल, थोड़ा सा फंक्शनली डिफरेंस है, वहाँ का चीजें रिलीज होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मेजरली हम देखें तो कोई बड़ा ये नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी जैसे कि मैं बताया आपको कि फंडस वाले पार्ट में मोस्टली क्या हुआ, गैस जाके अटकता है वहाँ पे, जब आपके एब्डोमेन में गैस बनते हैं, जिससे कि आपकी रेडियो फाइंडिंग में इजिली वहाँ पे हम देख पाते हैं। जो लेफ्ट डोम डायफ्राम आएगा तो वहाँ पे दिखेगा आपको पूरा डार्क ब्लैक ब्लैक। तो ये सब चीजें तो फंक्शनल में हम लोग थोड़ी सी काम वाला, मैं आपको जस्ट बात बताया, उसका फंक्शन जो यूज हम बात करेंगे, वो फंक्शन जो होती है वो फिजियोलॉजी की चीजें हो जाती है। तो मैं आपको फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा वहाँ पे और भी अच्छे से आपको समझाए और फंक्शन वाली चीज। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली एनाटॉमी, लेकिन आप पूछ दिए तो मैं बता दिया कि थोड़ा बहुत जो सेल्स होते हैं ना वहाँ पे अंदर, जब हम म्यूकोजल सेल्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे सेल्स हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल होते हैं, म्यूकरनेक सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा, थोड़ा डिफरेंट जी होता है, सर, अपने इतना ठीक। माइंड में क्लियर करके रखना है बस। ओके, बहुत अच्छा, ओके चलिए ओके। तो जी इंतखाब सर प्लीज आप क्लास ले लें। अब शायद मैं आपका कुछ वक्त भी ले लिया। नहीं अस्सलाम वालेकुम सर। कोई बात नहीं। जी सर, जी सर।
पढ़ाना है ना ये लोग को सर। जी सर बस वही तो होता है। वही बहुत मुखला अच्छा लग रहा है सर, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे रिस्पांस जी दे जी रहे हैं, जी तो मुझे बहुत भी लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर अच्छा रहा लग हूँ रहा तो है कुछ और आउटपुट अभी मिल रहा है। जब आउटपुट मिलता है तो सर बहुत अच्छा जी लगता है। जी सर, और अभी हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे मजहर सर बच्चे हाँ का हाँ बोले। देखा बढ़िया। सर वो कार्डियक ओरिफिसेज में जो वो जो पढ़ाए हैं, इट इज द लाइज बिहाइंड द लेफ्ट से सेवेंथ कोस्टल, वो क्या है सर? वो समझ में नहीं आया। सेवेंथ कोस्टल सर एक्चुअली में क्या है वो समझ और में हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, आपको 2-3 क्लास पहले का ये है। तो आया। हाँ ये सर। जस्ट इनका अब सर जस्ट मैं थोड़ा इनका आंसर कर देता हूँ फिर आप। पर कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लास ही हो रहा बच्चों का, कोई दिक्कत हाँ हाँ, तो ये मैं आपको आप कार्डियक ओरिफिस के रिगार्डिंग बात की। मैं आपको पहले आपको दिखा दूं मैं क्या बताया था स्टमक, तो आपको एक और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ये चीज नहीं था, ये चीज इट इज लाइज बिहाइंड द लेफ्ट सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द जंक्शन विथ द स्टर्नम एट द लेवल ऑफ द वर्टिब्रल T11। ये सेंटेंस इसमें थोड़ा सा वर्ड है, वो वर्ड की क्लियरिफिकेशन में कर देता हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। वर्ड में आपको पहले समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। कोस्टल का मतलब होते हैं कार्टिलेज, ये आप लिख ले फटाक से। कोस्टल कोस्टल का मतलब रिब्स होते हैं, कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज होते हैं। कोस्टल कार्टिलेज यानी कि रिब्स के कार्टिलेज, जो रिब्स होते हैं ना उसके कार्टिलेज, ठीक है। ये चीज आप फटाफट लिख ले। 2.5 सेंटीमीटर ये बतानी है फ्रॉम जंक्शन विथ दिस। अब हम लोग आते हैं एग्जैक्ट आपको समझाने के लिए। वो डायग्राम थोड़ा सा है, चलो शुक्र है कि डायग्राम भी है हमारे पास अभी। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं आपको बताया था कार्डियक ओरिफिस, जो आप एग्जैक्टली देखना चाहो तो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो मैं आपको जस्ट बता भी कोस्टल कार्टिलेज, लेफ्ट सेवेंथ रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज। जब आप रिब्स की बात करने लगते हैं हम लोग तो ऊपर से रिब्स करने आए तो ये स्टर्नम वाला बोन है। ये कौन बोन है? स्टर्नम बोन है, जो एस फॉर स्टर्नम, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एस फॉर स्टर्नम। तो स्टर्नम से प्लीज म्यूट कर ले जिनके साथ थोड़ी बज रही है। तो स्टर्नम से जो रिब्स आके आगे आप देख रहे हैं छाती से जुड़ता है आपके रिब्स में, तो वो डायरेक्ट नहीं जुड़ता। ये आपका जो देख रहे होंगे व्हाइट व्हाइट वाला, थोड़ा सा ब्लू व्हाइट मिक्स टाइप का जिसमें मैं ग्रीन पेंट कर रहा हूँ, ये है आपका क्या? कार्टिलेज। और ये है क्या? रिब्स, मेन ओरिजिनल रिब्स है। तो रिब्स आके जुटता पहले किससे? आपका कार्टिलेज से। तो जो रिब्स कार्टिलेज से जुड़ा उसको हम बोलते हैं क्या? कोस्टल कार्टिलेज। समझ में आ गया आपको? यानी कि रिब्स वाली कार्टिलेज, ठीक है। तो अब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ऊपर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते तो कई रिब्स है। तो जो सेवेंथ रिब्स है, लेफ्ट साइड के सेवेंथ रिब्स, मान लेते हैं यहाँ पे है ये, अब हम मान ही लेते ये हमारा क्या है? सेवेंथ रिब्स है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते, थोड़ा दिख नहीं रहा है, ब्लैक ले लेते हैं। ये आपका क्या? सेवेंथ रिब्स है, मान के चलते क्या है? सेवेंथ रिब्स है, ओके। अब ये क्या? सेवेंथ रिब्स आपको दिख गया। ये सेवेंथ रिब्स जो है किसका? लेफ्ट साइड में है। और यही सेवेंथ रिब्स के पास जो कोस्टल कार्टिलेज का, ये रिब्स नहीं कोस्टल कार्टिलेज, यानी कि रिब्स के जो कार्टिलेज है, सेवेंथ वाला जो कार्टिलेज होगा, सॉरी थोड़ा सा कैमरा ये हो गया माउस टच हो जाने की वजह से, सॉरी। तो आगे हम लोग, तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे जो कोस्टल कार्टिलेज में बोला, तो यानी सेवेंथ रिब्स का जो कोस्टल कार्टिलेज होगा वहां पे जो सेवेंथ वाला होगा उससे मीडियन लाइन पे, अगर आप फिर मीडियन लाइन आ जाए स्टर्नम के बीचों बीच, ये क्या है? मीडियन लाइन है। ये स्टर्नम के बीचों बीच क्या है? ये मीडियन लाइन है। यहाँ से यहाँ के बीच में आप आ जाए तो 2.5 सेंटीमीटर, ये आप मीन कर रखे। ये जो दूरी है, जो मैं यहाँ पे बार बार थोड़ा सा मोटा पेंट कर दे रहा हूँ ब्लैक कलर का, ये दूरी होती है 2.5 सेंटीमीटर। क्यों 2.5 सेंटीमीटर? यहाँ फिर हम सेवेंथ रिब्स के सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज पहुंच गया, तो सर क्या फिर टेंशन इतना याद करो यार मिड लाइन से और फिर इतना 6 सेंटीमीटर, क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन इसको बनाया गया? क्यों? आपको मैं थोड़ा सा इसके लिए भी समझा देता हूँ बात। क्योंकि आप यहाँ पे याद रखें कि कोस्टल कार्टिलेज ये सेवेंथ का अगर है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, कोस्टल कार्टिलेज सेवेंथ का है तो इतना बड़ा है भाई, क्या है? यहाँ से लेकर के, ये ब्लू कलर का मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर के ये सेवेंथ का यहाँ तक। अब इतने की दूर में किसके सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज की कहाँ पे है ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये अगर हम फिक्स कर दें, ये एक मिनट, ये अगर मैं फिक्स कर दूं कि मीडियन लाइन से 2.5 सेंटीमीटर ही लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे, तो डेफिनेटली है कि सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज तो होगा ही, लेकिन सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज के उसी लोकेशन पे, उसी पोजीशंस पे हम लोग जाएंगे जहां पे मीडियन लाइन से इधर की दूरी, तो आपको दिख रहा होगा ये मीडियन लाइन से ये दूरी कोस्टल कार्टिलेज, सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज के 2.5 सेंटीमीटर के राउंड में होगा, ठीक है। तो उसी के जस्ट नीचे के बाद हम देखेंगे तो वहीं पे होता है आपका कार्डियक ओरिफिस, ओके। कोई डाउट आपको?
यस नो का साउंड तो करें। थैंक यू सर। अच्छा, अब बीच में कुछ बोल रहे थे तो अब बोले, थोड़ा सा जब समझा रहे होते तो उस टाइम में आप बोलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। अब बोले अगर कुछ पूछना है तो। सर आउटग्लोइंग ऑफ लीवर का बता दीजिएगा। आउटग्लोइंग ऑफ लीवर का। आउटलाइन ऑफ लीवर, आउटलाइन यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ हाँ, आउटलाइन ऑफ लीवर। देखिए आउटलाइन ऑफ लीवर कहने का मतलब यहाँ पे है क्या, ये एक्चुअली किसी चीज का आउटलाइन ड्रॉ करना होता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिससे कि क्या कि लीवर की आउट, सिंपल सा वर्ड में लिखा हो, मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करूँ। आउट मतलब बाहर, लाइन यानी कि लीवर का जो एक इमेजिनरी बाहर बाहर हम एक लाइन दे दिए यहाँ पे, जैसे कि अब ये डायग्राम है, अब ये लाइन नहीं दिया होता तो थोड़ा सा समझने में क्या होता, आपको दिक्कत होता कि किधर किधर लीवर गया हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर को मैं दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर के पीछे अगर नहीं देता, लीवर आपको दिख रहा है, जो मैं ब्लू कलर जितना पार्ट को ढक रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको उधर पीछे लीवर नहीं दिख रहा होगा, जैसे आपको इधर दिख रहा है एकदम ब्लू रेडिश कलर का, ऐसा उधर दिख रहा है जहाँ पे मैं ब्लू, अंदर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि उधर जाके स्टमक के पीछे हो जाता है लीवर, ठीक है, या आपका रिब से तो नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए एक आउटलाइन ड्रॉ कर दिया जिससे कि एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि लीवर यहाँ से यहाँ तक इस स्ट्रक्चर में कवर कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर की बेस पे यहाँ पे आउटलाइन किया, ऐसा कोई हमारे बॉडी में एक लाइन नहीं है लीवर के चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझने के लिए यहाँ पे ये दिया गया, ओके। बोल दे यस नो, तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ मैं समझा पाया, ऐसा। जी सर समझ गए। ओके ओके ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि आपके पास प्रॉपर आवाज पहुंची भी या नहीं पहुंची, तो मैं भी कंफर्म हो लेता हूँ, ठीक है। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी सर, आप दिखाब सर, आप कंटिन्यू कर ले जी। अस्सलाम वालेकुम सर, Yes, बहुत अच्छी क्लास रही सर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आवाज बिल्कुल क्लियर थी। मैं क्लास में ही रहती हूँ सर, तो काफी अच्छा था माशाल्लाह सर। मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी आपकी सारी बातें। जी, मुझे उम्मीद है ऐसी। जी मैं तो अपना बेस्ट चाहता हूँ अपने बच्चों को दूं, बस ये अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स भी करने लगे हैं, और करते रहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। जी जी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से बच्चों ने सुना है आज क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज काफी बिल्कुल पीसफुली सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट क्लास थोड़ा सा मैं बोल ही दिया था, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैं ऐसी जगह पे था, लेकिन फिर भी उतनी हाइट पे और धूप में कोशिश बहुत किया था। ओके, नो इशू सर। जी, ठीक और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह बच्चे लोग रेडी है लेने के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी रहेगी आप लोग की। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हम अदर सर एक बात कहना चाहेंगे हम आपको। जी सर, जी सर। कि आप हाइट पे भी आप क्लास लिए, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा बच्चों को, इसलिए आपके कोशिशों के हाइट को सलाम सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं एक्चुअली सोचा कि क्यों ऑब्सेंट है, जब सब कुछ ठीक ठाक है तो क्लास ही ले लिया जाए। अब गेस्ट जाना मेहमानी वगैरह तो लाइफ का पार्ट है, वो चलता रहता है, लेकिन वहीं पे क्लास हो जाए, वर्क फ्रॉम होम ही तो चल रहा है सर, तो मैं सोचा नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इंतजार कर रहे होते हैं ना, पहले नोटिस कर देना बेहतर होता है, लेकिन जब इंतजार कर रहे तो एट अ टाइम नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए बस मैं कोशिश किया था। जी सर, शुक्रिया सर। ठीक सर, ठीक सर, अब क्लास ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। मेरी आवाज जा रही है सारे बच्चों को, है ना? आ रही है। जी। कल परसों जो क्लास था उसमें कुछ होमवर्क दिया था हमने, ठीक है। उसमें 3 बच्चे ने अपने होमवर्क को पूरा किया था। 3 बच्चों को पिज्जा मिलेगा, लेकिन उनके जवाब में और दिन क्वेश्चन का जवाब लिखते थे तो मैं कुछ लिखता था, रिस्पांस देता था, लेकिन बच्चे लोगों को कोई रिस्पांस नहीं दिया था। वो मालूम होगा जो बच्चे आंसर किए हैं, ठीक है। तो वो 3 पिज्जा के हकदार हैं, 3 बच्चे, वो हमसे कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है। रिस्पांस इसलिए नहीं दिया कि फिर दूसरे बच्चे के पास चला जाता तो पिज्जा का नंबर बढ़ जाता, ठीक है।
मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर, यस आपकी सर, आवाज आ रही है। आज चूंकि टाइम हमको बहुत शॉर्ट सेशन लेना था आज, और डॉक्टर काशिफ सर हैं यहाँ पे जो आप लोग का सेशन लेंगे, ठीक है? तो चूंकि हमने कहा था कि अगले क्लास में कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में, ओटी इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे। याद है ना आप लोग को? जी सर। ठीक है। यस सर। हाँ, चूंकि ये डेमो क्लास है और बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं या लेने के प्रोसेस में हैं या इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? बहुत सारा सब्जेक्ट जो होता है तो उसका सब्जेक्ट मैटर भी बहुत मानी रखता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, कोर्स में कितना पढ़ना है हमको, है ना? ये भी बात होगी। जैसे अभी एनाटॉमी का क्लास चल रहा है या हम भी जो क्लास लेते हैं, लेकिन जब आप पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कितना, किसी टॉपिक को कितना पढ़ना है ताकि आपका ध्यान दूसरे टॉपिक पे भी रहे और आपका सारा सिलेबस कवर हो। क्लियर है ना? हाँ हाँ बोलिए। बोलिए, कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे कोई? मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर, आ रहा है आपका आवाज। तो अभी हम आप लोग को कुछ शेयर करना चाहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ओटी इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, आप लोग ने देखा भी होगा और कितनों ने घर पे इस्तेमाल भी किया होगा, घर पे भी रखते हैं। और जो भी इक्विपमेंट्स है, एक ही इक्विपमेंट्स अलग अलग टाइप के हैं, इलेक्ट्रिकल भी है ना, इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है, एसी से, बैटरी वाले भी हैं जो डीसी से चलता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे नीट के बच्चे भी ज्वाइन करते हैं, तो अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल अलग और बैटरी अलग, तो वो हमसे क्वेश्चन फिर एसी और डीसी पे पूछ सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, है ना? इसलिए हमने कहा एसी और डीसी। पोर्टेबल भी होता है, यानी कि जो इसको आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है तो अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी से इसको हम ऑपरेट करते हैं। क्लियर? ठीक। एक चीज आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे अब माइक्रोबायोलॉजी है या एनाटोमी है या ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट्स है, क्लियर? वो यूनिवर्सिटी के तरफ से बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, मटेरियल, जिसको ही पढ़ना होता है और जिसको पढ़ के एग्जाम देना होता है, ठीक है? जिससे क्या होता है कि सही टाइम पे, क्योंकि एक चैलेंजेस किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए या कॉलेज के लिए उनके फैकल्टी का जो ये होता है, एक चैलेंज होता है कि सिलेबस को टाइम पे पूरा करना, और सिलेबस इस तरह से पूरा करना ताकि बच्चों को किसी भी चीज में, मतलब कोई भी टॉपिक्स में, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं हो, ठीक है? तो अभी हम शेयर कर रहे हैं ओटी इक्विपमेंट्स में जो निबुलाइजर है, तो वो हमारे यूनिवर्सिटी के तरफ से जो बच्चों को नोट्स मिलता है वो किस तरह का होता है, ठीक है? शेयर करें। यस सर। आपको यस सर। तो डेमो के साथ साथ, फंडामेंटल के साथ साथ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस इंस्टीट्यूशन के लिए, तो आपको बाकी चीज भी जाननी होगी और जानने का आपको हक भी है ना? ठीक है, शेयर करते हैं हम, 1 मिनट।
ये शेयर हुआ ना आपके स्क्रीन पे? जी सर। ये जी सर। हाँ, ये जो है ये आपको यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया जाता है, जो भी, जैसे बैचलर में आप लोग एडमिशन लेते हैं तो बैचलर में 6 सेमेस्टर है, हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स है, और उस सब्जेक्ट का जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराते हैं, और फिर जो फाइनल एग्जाम होता है वो इसी में से आता है और आपको समझने में आसानी होती है, ठीक है। अब एक चीज हम बताना चाहेंगे कि हम लोग इसमें जो भी पॉइंट्स है उसी को क्लियर करने की बच्चों को कोशिश करते हैं, है ना। तो निबुलाइजर बहुत सारे बच्चों ने देखा है ना, या नहीं देखा है? नो सर। नो सर। ठीक है। अस्थमा डिजीज समझते हैं ना? यस सर। यस सर। क्योंकि टाइम की कमी है, सर भी क्लास लेंगे, तो एकदम सिंपल हम लोग बोल सकते हैं ना कि रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है। रेस्पिरेशन तो समझते हैं, और बहुत सारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होता है, तो उसमें एक डिसऑर्डर अस्थमा भी है, ठीक है। जिसमें अच्छा, जब भी रेस्पिरेशन की बात होगी तो मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बॉडी का वो हमारा लंग्स है, ठीक है। तो ये डिजीज एसोसिएटेड होगा किससे? लंग्स से होगा, समझ रहे हैं। देखिए अभी हम जो क्लास ले रहे हैं वो मेन है कि हम लोग ये सारे चीजों को एक साथ कैसे रखेंगे, अलग अलग जो सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, क्योंकि एक तरफ आपको एनाटॉमी पढ़ना है तो एक तरफ आपको ओटी इक्विपमेंट्स भी पढ़ना है, तो कैसे दोनों के बीच में आपका बैलेंस होगा, क्लियर। जैसे ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात होगी, लंग्स की बात होगी, तो लंग्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो लंग्स का स्ट्रक्चर आप कहाँ से देखेंगे? एनाटॉमी से, है ना। वहां पे ब्रोंकी है, ब्रोंक्यूल्स है ना, ट्रैकिया है, क्लियर। तो आप लोग को पता होगा कि जो अस्थमा में एकदम सिंपल में हम बात कर रहे हैं कि ब्रीदिंग में जो शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग जो होता है, तो वो क्या हो सकता है, जो आपका श्वास नली है वहां पे नैरो हो सकता है, म्यूकस का सिक्रेशन हो सकता है, क्लियर। तो ये जो अस्थमा के लिए हम जो ड्रग्स देंगे, ठीक है, तो वो ड्रग्स कहाँ पहुंचाना हमको बताइए? लंग्स में पहुंचाना है ना, ठीक है। जब नैरो हो गया है, कोई पोर्शन आपका नैरो हो गया है, तो उसको क्या करना है? डायलेट करना है, क्लियर। जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने डायलेटर भी बताया था, तो यहाँ पर चूंकि ये रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो ब्रोंकियो डायलेटर, तो किसको डायलेट करना है? ब्रोंकस को, क्लियर, ठीक। अब चूंकि आपके सब्जेक्ट मैटर में, अब हमारे टीचर इसमें ऐड क्या करते हैं वो अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेबुलाइजर है जो अस्थमा मेडिकेशन में, किसके लिए? अस्थमा के लिए। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं कि नेबुलाइजर यूज करते हैं हम रेस्पिरेटरी, बहुत सारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसके लिए, क्लियर, कि ताकि आपको समझ में ये रहे कि एलर्जीज में भी। दूसरी आपने सुना होगा बहुत सारा रेस्पिरेटरी डिजीज, सीओपीडी भी, है ना। उसके बाद आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस भी सुना होगा लंग्स का, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नेबुलाइजर क्या करता है? मेडिकेशन, जो मेडिकेशन लेते हैं, जो हम मेडिसिन का डोज लेते हैं, तो हम मेडिसिन का जो डोज लेते हैं 5 to 10 ml, ठीक है, वो मेडिसिन का डोज हम किस फॉर्म में लेते हैं? तो आप लोग को याद है कि हमने लिक्विड के बारे में भी बात किया था, सॉलिड के बारे में बात किया था, और सस्पेंशन के बारे में बात किया था, क्लियर है ना। तो वो हम लेते हैं किसके फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में, और वो चेंज किस में हो जाता है? वो चेंज हो जाता है वेपर के फॉर्म में, क्लियर। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आया एरोसोल, तो एरोसोल का यहाँ पे क्या मतलब है? फाइन मिस्टी एरोसोल का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो भी नीट का तैयारी कर रहे होंगे, मिस्ट वर्ड से बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है, जो के डिस्पर्स और डिस्पर्सन फेज सस्पेंशन पढ़ते हैं ना,
मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर। तो कोई बच्चे इस पे जवाब दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक और टर्म से आप लोग को समझना चाहिए। एक होता है नेचुरल और एक होता है एंथ्रोपोजेनिक। क्या ये दोनों टर्म से आप लोग समझ रहे हैं? इस दोनों टर्म से अवेयर हैं? यस सर। अच्छा, कोई एक बच्चा सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक के बारे में बताए कि किसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। कोई भी बच्चा नहीं पता? नो सर। अच्छा, एक चीज बताइए कि दुनिया में जो कोई भी चीज होता है, जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे अब हम इसको एकदम सिंपल बायोलॉजी पे लेके चले आते हैं। एक चीज होता है नेचुरल, है ना, और एक होता है आर्टिफिशियल। क्लियर? तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? मैन मेड, जिसको किसने बनाया? इंसान ने बनाया है। तो जिसको जो मैन मेड है उसके लिए जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक। अब एकदम क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, और इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। ये एग्जांपल आपके ही सब्जेक्ट से, बायो से दे रहे हैं। आप लोग घर में एक्वेरियम रखते हैं ना, तो वो एक्वेरियम भी क्या है? फिश का हाउस है ना। तो लेकिन वो फिश का जो हाउस है वो मैन मेड है या नेचुरल है? मैन। तो उसको हम क्या बोल देंगे? एंथ्रोपोजेनिक। क्लियर? पॉन्ड में जो फिश है तो वो क्या हो गया? नेचुरल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि जब हम मिस्ट की बात करते हैं, एरोसोल की बात करते हैं, तो हम लिक्विड ड्रॉपलेट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? लिक्विड ड्रॉपलेट्स। किस में? गैसेस में। बात समझे कि नहीं? लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन गैसेस, दैट इज कॉल्ड मिस्ट। और यही जो है कि मतलब ये जो निबुलाइजर है, जो मेडिसिन आप लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, उसको किस में बदल देता है? एकदम सिंपल, वेपर के फॉर्म में। क्लियर है ना? अच्छा, ये क्या है? ये जो ड्रग्स जो डिलीवर होता, ड्रग्स की डिलीवरी होगी ना। अच्छा, ड्रग्स का जो डिलीवरी होने का जो है बहुत सारा क्या है? रूट है, ओरल रूट भी है। यहाँ पे जो ड्रग्स डिलीवर होता है वो डायरेक्ट आप कहाँ डिलीवर करते हैं? लंग्स में डिलीवर करते हैं। क्लियर? अच्छा, एरोसोल पार्टिकल का जो है साइज कितना होना चाहिए? तो 1 to 5 माइक्रोन्स होना चाहिए। आपको याद है कि हम आपको बताया था बहुत सारा मेजरमेंट में प्रीफिक्स, मिली, माइक्रोन्स, नैनो, डेका, डेसी, याद है ना? माइक्रोन माइक्रोन बराबर 10⁻⁻�6। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर देखिए कि प्रोसीड्यूर है निबुलाइजर को यूज करने का। ठीक है, लिखा हुआ ना आपके स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि काशिफ सर को भी क्लास लेना है। जैसे इसमें स्टेप है कि नेबुलाइजर का यूज हम कैसे करते हैं। 10 स्टेप है ना। फिर उसके बाद क्या है? 10 स्टेप है नेबुलाइजर को यूज करने का। उसके बाद 11, 12। उसके बाद क्या है कि हम इसमें क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि मोबिलाइजर को हमको जो वॉश करना है या क्लीन करना है, क्योंकि आप कोई भी इक्विपमेंट्स को यूज करने के बाद उसको वॉश या क्लीन कीजिएगा ना। क्लियर? तो ये नोट्स आपको कहां से प्रोवाइड होता है? यूनिवर्सिटी से। फिर हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं? इसमें हम लोग ऐड करते हैं कि जैसे नेबुलाइजर का आपको फिगर है, जैसे आप देख रहे हैं एयर कंप्रेसर है। ठीक है, ये एयर कंप्रेसर देख रहे हैं ना। यस सर। देखिए माउथ पीस देख रहे हैं, मास्क देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? नोट तो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देता है, तो फिर हम लोग का क्या काम है? तो हम लोग का काम है कि कब हम माउथ पीस का यूज करेंगे नेबुलाइजर में और कब हम मास्क का यूज करेंगे, इस चीज को बताना। क्लियर? माउथ पीस का जब यूज करेंगे, एक मिनट थोड़ी देर के लिए, मान लिया ये माउथ पीस है ना, माउथ पीस पे एरो है मेरा। ठीक है, तो इस माउथ पीस को से पकड़ के कब रख सकता है? जब आदमी कॉन्शियस है, होश में है और पकड़ने लायक है, तब रख सकता है, कि जब आदमी बेहोश है तब रख सकता है, जब होश में नहीं, अनकॉन्शियस है तब रख सकता है? बताइए। होश में है तब। वेरी गुड। क्लियर? तब किस चीज का यूज करेंगे? माउथ पीस का। जब होश में नहीं है, अनकॉन्शियस है, पकड़ने के पोजीशन में नहीं है, तब किसका यूज करेंगे? मास्क का। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसका यूज हम कैसे करेंगे? ठीक है। दूसरी चीज है कि जैसे और देख लीजिए,
यहाँ पे जो किट है, तो किट में देख रहे हैं माउथ किट है, एडल्ट मास्क है। जब एडल्ट वर्ड का यूज हो गया, मतलब कि बच्चों के लिए भी होगा ना, तो बच्चों के लिए होगा पेडियाट्रिक मास्क या पेडियाट्रिक मतलब के बच्चों के लिए। मेडिकेशन चेम्बर, मेडिकेशन चेम्बर जहां हम क्या डालते हैं, मेडिसिन डालते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यस सर। यस सर। उसके बाद हम बतावेंगे कि इसमें जैसे कौन सा सिंपल मेडिसिन अल्बिट्यूरेल डालते हैं, बात समझे, कि कौन कौन सा मेडिसिन डाल सकते हैं, ये आपके फैकल्टी आपको बताएंगे। ठीक है, वो जो मेडिसिन डाला जाएगा वो मेडिसिन किसके प्रिस्क्रिप्शन से डालिएगा? क्लियर बात है, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। अब जैसे इस किट को आपको साफ करना है, तो साफ करने के लिए एक चीज बताइए, हमने तो बेसिक आपको क्यों बताया कि वही बेसिक अब आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने जा रहा है। डिसइंफेक्टेंट का यूज कीजिएगा कि नहीं यूज कीजिएगा? करेंगे सर। ना, ठीक है। ट्यूब को छोड़ के, जो ट्यूब है उस ट्यूब को छोड़ के जो भी आपका किट है ना, उसमें डिसइंफेक्टेंट का यूज कीजिएगा ना। और डिसइंफेक्टेंट का भी मतलब हम पिछले क्लास में समझा चुके हैं आपको, क्लियर समझा चुके हैं ना? यस सर। ठीक, हम यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज विनेगर का नाम सुना होगा, क्योंकि आप लोग नीट का तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है जब नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आपने सॉल्यूशन भी पढ़ा होगा ना, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी पढ़ा होगा ना। एसिटिक जो सॉल्यूशन होता है वाटर में, दैट इज कॉल्ड विनेगर, है ना। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड कितना परसेंट, 5 से 10%, किसके फॉर्म में, सॉल्यूट के फॉर्म में। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 90 से 95% ना बाबू। तो ये किसके तरह यूज करेंगे हम, डिसइंफेक्टेंट के तरह। एक लेते हैं, मतलब के व्हाइट विनेगर 1 पार्ट, और 3 पार्ट क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, यानी कि वाटर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, सफाई करते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ रहे हैं ना कि नहीं? यस सर। ठीक, अब यहाँ पर फिर सवाल तो आप खुद करते हुए जाएंगे ना, सवाल से सवाल, कि ये जैसे ट्यूब है ना, ट्यूब को हमने ये करते हैं, मतलब कि पानी में इसको या डिटर्जेंट में नहीं धोते हैं इसको। तो ये क्या हो सकता है, इसमें अगर हो सकता है ना कि जो लिक्विड फॉर्म में इस पाइप में, ठीक है, इस पाइप में लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो वो जो कंप्रेसर है आपका, कंप्रेसर से इसमें एयर दे के इसको साफ किया जा सकता है ना, कि नहीं किया जा सकता? यस सर, किया जा सकता है। समझ में आया? यस सर, पॉसिबल है, पॉसिबल है। और ऐसा ही हम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम निबुलाइजर को पढ़ेंगे, जब हमको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और जब हमको इसको याद भी रखनी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, निबुलाइजर के पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, निबुलाइजर के पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, निबुलाइजर को हम असेंबल कैसे करते हैं, असेंबल भी करना है ना, ये सब अलग अलग है ना। माउथ पीस को इसके साथ जोड़ना है, फिर इसका जो ट्यूब का जो है कंप्रेसर में जो आउटलेट होगा, है ना, कंप्रेसर में देखिए एयर आउटलेट है, इसका सब देख ना, तो इससे जोड़िएगा ना ट्यूब को। यहाँ पर पावर स्विच है, पावर कॉर्ड को फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि ये सॉकेट में लगाइएगा ना, पावर स्विच यहाँ से दीजिएगा ना, तो ये क्या हो गया, असेंबलिंग। क्लियर, हाउ टू यूज, क्लियर। उसके बाद फिर आप क्या पढ़ेंगे कि हम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं। क्लियर, फिर आप क्या पढ़ेंगे कि इसका क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो 5 स्टेप या 6 स्टेप में इसको खत्म करेंगे ना। यही हमारे इंस्टीट्यूशन का पढ़ाने का एक वे है, जो सिंपल, कि आपको चीजें समझ में आए। क्लियर। अच्छा, दूसरी एक और स्पेशल चीज, यहाँ पर किस चीज का मामला है, हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, निबुलाइजर पढ़ा रहे हैं। क्लियर, समझ रहे हैं ना सब आदमी सर? अच्छा, यहाँ पे एक और हमको नजर पड़ गया तो इसको भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट में आज क्लास खत्म करना है। फिर भी फिल्टर है यहाँ पे, है ना, फिल्टर। तो फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर का मतलब कि, अच्छा, फिल्टर वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, किसी चीज को छानने के लिए, फिल्ट्रेट करना, यानी कि जो अनवांटेड चीज चाहिए वो हमको क्या हो जाएगा, वो फिल्टर हो जाएगा ना। तो एयर जो आ रहा है वो जो अनवांटेड होगा उसके साथ, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा। और जब फिल्टर, तब फिर हम क्या करते हैं, हमेशा फिल्टर को बदलते हैं निबुलाइजर के प्रॉपर वर्क के लिए। क्लियर, ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है
कि अभी हम लोग कोरोना से, है ना, कोरोना से परेशान है ना सब आदमी, ठीक है, कोरोना पैंडेमिक। तो जब हम निबुलाइजर पढ़ रहे हैं तो निबुलाइजर में, ठीक है, अभी एक वर्ड का यूज किए थे, एरोसेल, ड्रॉपलेट, है ना, एरोसोल अभी बताए थे ना, मिस्ट और एरोसोल। एक बात बताइए, कोई भी जो इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन बहुत तरह का होता है ना। इससे पहले जब आप लोग पिछला क्लास हमारा लिए होंगे तो हमने वाटर बोर्न इन्फेक्शन भी बताया था कि नहीं, एयरबोर्न इन्फेक्शन भी बताया था, क्लियर। अब यहाँ पर एरोसोल पढ़े हैं, तो यानी कि जो ड्रॉपलेट अभी बताया ना कि एरोसोल का मतलब क्या हो गया, जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, फाइन पार्टिकल्स है, कहाँ, इन गैसेस ना, क्लियर, ठीक। जब आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या कोरोना रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है या नहीं करता है? कोरोना लंग्स को इफेक्ट करता है ना? यस सर। ठीक है। अब एक बात बताइए कि जो लिक्विड जो ड्रॉपलेट्स है, जो ड्रॉपलेट्स फाइन पार्टिकल के शक्ल में, ठीक है, जो आप एयर इनहेल करते हैं, एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो उसके साथ कोरोना का इन्फेक्शन अगर वायरस है तो मीन्स हो गया एरोसोल या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये भी चीज है कि अभी जो मेरे साथ करंट सिचुएशन है, यानी कि आपको जो पढ़ना है, आप लोग को कभी अच्छा लगता है बटन वाला मोबाइल कि स्क्रीन वाला मोबाइल अच्छा लगता है? स्क्रीन टच। तो पढ़ाई में भी क्या होते रहना है, अपडेट होते रहना है। नई बीमारी जो आएगी या जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है मेडिकल सिस्टम में, उसको कैसे कोरिलेट करना है और अपने पढ़ाई को, अपने सब्जेक्ट को कैसे अपडेट करना है, ये बहुत मानी रखता है, क्लियर। अब जैसे साइनसिस है, साइनसिस मतलब हो गया कि जैसे ब्लू कलर, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, या पिगमेंटेशन भी समझते हैं ना, पिगमेंट समझते हैं ना कि नहीं? मेलानिन का नाम सुना है ना, पिगमेंट समझते हैं ना, ठीक है। तो क्या है कि ब्लू कलरेशन, तो वो किसके वजह से होता है? ऑक्सीजन के कमी की वजह से, हेमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि न्यूबुलाइजर के साथ साथ, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं पेशेंट को, क्लियर। तो वो फिर एक क्या हुआ, इससे एक स्टेप बढ़े ना आगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो सब्जेक्ट मैटर जितना है मेरा, उसको तो हमको जानना ही है, क्या करने के लिए, अपने क्लास में या अपने आप को कहीं पर भी जो आप जो कोर्स कर रहे हैं, पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, उसमें एक स्थान प्राप्त करने के लिए, उसके अलावा जो भी सप्लीमेंट के तरह बाकी जो भी चीज है, इतना रखने के बाद उसको भी साथ में रख सकते हैं, क्लियर। सर साइनसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, साइनसेस, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं नीट की? नो सर। तो साइनसिस हुआ कि ब्लू जो है ना, जैसे जो कलर होता है ना स्किन का, वो ब्लू हो जाता है, ठीक है, ब्लू या पर्पल कलर का हल्का, है ना। वो किस वजह से होता है? जो ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन जो आप नहीं ले पाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से फिर क्या होता है, हेमोग्लोबिन, क्योंकि आपको पता है ना कि ऑक्सीजन के कमी का फिर वो किससे जुड़ा हुआ है, हेमोग्लोबिन से भी मामला जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को देखिए। अच्छा, एक कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाए, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बात बताइए, आवाज आ रही है ना? यस सर। लेकिन एक चीज है, सुनिए, इसको फिर जो है ना एक क्लास हम और ले लेंगे, क्योंकि काशिफ सर वेट कर रहे हैं आप लोग का वो सेशन, ठीक है। तो इसलिए, है ना, हम वो आपको बता देंगे। वो एक सिंपल बता रहा है कि हेमोग्लोबिन का काम है ना ऑक्सीजन को पकड़ना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कम्प्लेक्स बनाता है ना, और फिर जो आपके बॉडी में जो टिश्यू है या सेल है, वहां से CO2 आता है ना, तो सबका अलवली है ना, बात समझे कि नहीं? ठीक है। तो चूंकि वक्त के नजाकत को देखते हुए हम काशिफ सर को बुलाना चाहेंगे यहाँ पे। जी सर। तो आप लोग के लिए अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ, डॉक्टर काशिफ सर का मोस्ट वेलकम क्लास। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, थैंक्स अ लॉट वाइस प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल मैडम।
बच्चे को सर अपनी कुछ पॉइंट्स बताइए बच्चे को, और काफी इंशाल्लाह आपका तो बहुत ही अट्रैक्टिव क्लास होता है और बच्चे को विजन भी क्लियर होगा आपकी क्लास से, मुझे उम्मीद है। तो इंशाल्लाह बच्चे को अपनी कुछ बातें शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सर, कंटिन्यू क्लास कीजिए। For today, mainly, if you permit me, I welcome all my students. If you permit me, actually, today I am not intending to take any session, actually. I would give a session to my students, but the purpose of this intervention is just interaction with the students. आज हमारा मकसद सेशन देना स्टूडेंट को नहीं है, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि I would be taking a session. Actually, I would not be taking a session. I am sorry for that. But I am just here for a short interaction with the students. हमारा पर्पज ये है कि स्टूडेंट को एडमिशन में फैसिलिटी मिले, उस ये सिर्फ आज हमारा पर्पज है। लेकिन I would be giving you a career counseling session on the last day. 14th को हमारा लास्ट सेशन हो रहा है। मैंने आज एडमिशन की नोटिस का रिमाइंडर भी आप लोगों को दिया है। 3 दिन सिर्फ सेशन बाकी है अभी, डेमो सेशन, और जिनका फाउंडेशन है वो तो उनका सेशन कंटिन्यू होगा। जो बच्चे फाउंडेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए तो सेशन कंटिन्यू होगा ही, लेकिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया नहीं है वो उनके लिए ये एक डेमो सेशन है, और उनके लिए ये एक मौका था कि वो हमारा सेशन कैसा चलता है, ऑनलाइन सेशन हमारा कैसा चल रहा है, उससे वो फेस टू फेस हो गए। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट इंटरैक्शन हमने किया था, कुछ स्टूडेंट को एडमिशन में हेल्प की ज़रूरत थी तो हमने हेल्प प्रोवाइड किया। आज के इस ब्रीफ सेशन नहीं, आप सिर्फ इंटरैक्शन का ही है। सिर्फ इस इंटरैक्शन का मकसद भी यही है कि इफ एनी ऑफ आवर स्टूडेंट इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन टेकिंग एडमिशन, सो वी आर ऑलरेडी हियर टू हेल्प माय स्टूडेंट्स, आवर स्टूडेंट्स। और मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे मेंशन ये करना चाहूँगा कि कई मर्तबा बातचीत करने के दौरान ही हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है कि कोरोना की वजह से इकोनॉमी का पे इम्पैक्ट हुआ है, एजुकेशन पे इम्पैक्ट हो गया है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट हो चुका है। ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं सिर्फ जहन में ये बात दिलाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के कि पैरामेडिकल जिसका अभी आप सेशन ले रहे हैं, डेमो सेशन अटेंड कर रहे हैं, और जो बच्चे ने एडमिशन ले लिया है वो भी, और जो नए हैं वो भी, अभी के हालात में स्टूडेंट को अपने करियर के सिलसिले में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट उनको सस्टेनेबल करियर देगा। इसलिए कि बहुत आसानी से जो बहुत मशहूर और कॉमन सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट की जॉब के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ चुका है। सिर्फ अपने ही देश के हम लोग बात करें, 20 करोड़ का है, और बहुत सारे लोगों का तो पूरी तरीके से जॉब ही जा चुकी है ना। ये सिनेरियो इग्नोर करने नहीं है, ये सिनेरियो सभी के ऊपर, एजुकेटर्स के ऊपर भी और स्टूडेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। क्योंकि अब हम कौन सा सब्जेक्ट चुने जो सब्जेक्ट हमको श्योर शॉर्ट सक्सेस की तरफ ले जाएगा। सब्जेक्ट में से पैरामेडिकल सब्जेक्ट दूसरे तमाम सब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सक्सेस की तरफ ले जाएगा। जहां इंजीनियरिंग, जहां बिजनेस मैनेजमेंट, जहां कॉमर्स और जहां दूसरे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे और वहां भी करियर था, कॉम्पिटिशन वहां भी है। बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स बताते हैं कि 93% ऑफ management graduates, IT graduates, hotel managers, engineers, अभी के वक्त में और ज्यादा I'm sorry I was disconnected. जॉब्स की कमी हो चुकी है। जो जॉब थी उसमें बहुत
इसलिए स्टूडेंट्स में जो पॉसिबल करियर हैं उनसे तमाम अपनी अवेयरनेस हासिल करें और ये सब्जेक्ट अपने करियर के लिए चुनें। इसमें मैं आपका एक सेशन लास्ट कोशिश रहेगी कि मैं आपका एक सेशन ले सकूं, या 13 को या 14 को एक दिन मैं आपको सेशन दूंगा करियर का। एक सेशन जरूर होगा जिसमें आपको करियर के बारे में, आपका सब्जेक्ट आपको करियर कैसा देगा, स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं? सर क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। I think network issues. स्टूडेंट्स थोड़ा शांति बनाए रखें। हो सकता है कि सर की आवाज प्रॉपर नहीं मिल रही होगी, नेटवर्क इशू होगा जी। तो सर जल्दी ही बैक होंगे। नेटवर्क इशू लग रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हमारी आवाज अभी आ रही है? यस सर, क्लियर है आपकी आवाज। आप यस सर। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले हमने जो बातें की, क्या वो आप लोग सुन पाए? नो सर। नो सर। नो सर। ओह रियली सॉरी। अभी आवाज क्लियर है? यस सर। जी, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया इसलिए कि नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत होती है। मैंने आपसे ये कहा कि अभी के पैंडेमिक के सिनारियो में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका इम्पैक्ट हो चुका है, तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो और इस सिनारियो में स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुन लें जिस सब्जेक्ट से हमारी सक्सेस श्योर शॉर्ट हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और फिर उसमें कोई फिर डोल ड्रम नहीं हो कि हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अब हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन से स्टूडेंट का सामना ना करना पड़े, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है स्टूडेंट के करियर में। तो इस सिलसिले में डिटेल इंफॉर्मेशन की जरूरत जब आपको होगी तो हम लोग 13 अगस्त या 14 अगस्त को एक सेशन करियर का हम लोग लेंगे। लेकिन आज का हमारा मकसद पूरा करियर सेशन लेने का नहीं है, बस हमारा आज का मकसद है कि हम आपसे इंटरेक्शन कर लें कि आप में से जिन बच्चों ने एडमिशन अभी लेना बाकी है, उनको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस, दे कैन रेज हैंड हियर। See, we are actually committed, and we are careful about giving a student right opportunities. If you are facing any problem, we are interested in solving the problems. और एक बात मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं, स्टूडेंट थोड़ा वाकिफ हो जाएगी कि स्टूडेंट्स आर मेनली नॉट अवेयर विद ऑल द रिक्वायरमेंट सक्सेस टैलेंट्स। बच्चे हैं ना, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि व्हाट शुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन, what should be the traits of personality in a student, ये अभी आपको मालूमात नहीं है। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी एजुकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट वी शुड मेक आवर स्टूडेंट्स अवेयर कि आपको जरूरत क्या है, उससे हम आपको वाकिफ कराएं। एजुकेशन में क्या कंपोनेंट होने चाहिए, उससे हम आपको वाकिफ कराएं, ताकि आप जब पढ़ाई शुरू कीजिए तो आपको ये मालूम हो कि हमको किस तरह से पढ़ना है और अपने अंदर डेवलपमेंट किन चीजों का लाना है। Isn't it? To pass session is not development.
we have to be careful about what are the development indicators, knowledge improvement, practical skills, career awareness, professional skills, right discipline, executive skills, managerial skills, personality development, good communication. These all are requirements. तो ये अवेयरनेस के लिए अभी मैंने आपको मेंशन कर दिया। अभी का आज का इंटरेक्शन का मकसद हमारा ये है, आप में से किन्हीं बच्चों को एडमिशन में कोई दिक्कत है या एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी नहीं ले पाए हैं, तो आप हैंड रेस कीजिए ताकि फिर हम आपसे कांटेक्ट करवा सकें एडमिशन में फैसिलिटेट करने के लिए। If anybody of you want to ask any question regarding admission, especially. I would like to congratulate actually Zaka Nawab, who has taken admission today. Zaka Nawab, congratulations. You have selected right subject and right institution. किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन राइज करना है तो सर यहाँ पर है, आप लोग क्वेश्चन राइज कर सकते हैं सर से। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए निकाल करके उन्हें राइट पाथ बताने के लिए। मोस्ट वेलकम, थैंक्स अ लॉट। सर एडमिशन हो रहा है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर एडमिशन हो रहा है? जी हाँ, एडमिशन अभी हो रहा है। एक दो स्टूडेंट है जी। अभी सेशन के बाद गुलफाम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। समीर जी। गुलफाम साहब का नंबर है आपके पास? समीर नहीं है। इंतखाब सर का हाँ, इंतखाब सर से बात कर लीजिए या गुलफाम साहब से बात कर लीजिए, दोनों में से किसी से बात कर सकते हैं। हाँ, इंतखाब सर का नंबर है। जी जी, आप इंतखाब सर से बात कर लीजिए। हो जाएगा ना एडमिशन? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है सर। और को कोई सवाल है? सर थोड़ा क्लास में थोड़ा समझ में नहीं आता कभी कभी। जी, थोड़ा जो है ना क्लास समझ में नहीं आता कभी कभी कुछ पॉइंट पे। ऑनलाइन भी एक लिमिटेशन है समीर। जी, ऑनलाइन भी एक लिमिटेशन है। उम्मीद करते हैं कि ये ऑनलाइन की जो लिमिटेशन है वो जल्दी ही खत्म हो जाए, फिर आप क्लासरूम टीचिंग में आ जाइए ताकि आपको आसानी हो। जी जी, और आपको इजाजत है, मेरे ख्याल से हमारे तमाम फैकल्टी मेंबर्स ने, वाइस प्रिंसिपल साहब ने, डॉक्टर मजहर साहब ने आपको इजाजत दी होगी कांटेक्ट करने की, तो आप आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल परेशान नहीं हो किसी भी बात के लिए। ठीक है सर। कोई सवाल पूछना चाहते हैं एडमिशन के सिलसिले में? किन्हीं का कोई सवाल है? हमारी आवाज जा रही है? सर कल गुलफाम सर ने बताया कि ऑफिस से कॉल आएगी काउंसलिंग के लिए, बट कॉल नहीं आई। अच्छा, आपको कॉल आ जाएगी फिर आप? सर मुझे भी कोई कॉल नहीं आया है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने अभी एडमिशन नहीं लिया है? हाँ, एडमिशन तो मेरा बहुत पहले हो गया सर। जी, तो अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है? आप तो सेशन अटेंड कर रही हैं? यस सर। जी, तो सेक्शन अटेंड करें। मैं स्टूडेंट से नाम क्लियर करना चाहती हूँ। किन स्टूडेंट्स को कॉल नहीं आई है? थोड़ा प्लीज अपना नाम बताइए। मैम जेबा निशात। जेबा निशात। और सेकंड वन एक और स्टूडेंट थी ना अभी जिन्होंने कहा कि मुझे भी कॉल नहीं आई है, उनका नाम क्या है? प्लीज मेंशन। सादिया। सादिया, ओके। आपके नंबर पर कॉल गई थी लेकिन कॉल नॉट रीचेबल बता रहा था, तो आप हो सकता है कि सेशन के बाद आपके नंबर पर कॉल जाए, तो प्लीज अपने मोबाइल और मैम मेरा भी कोई कॉल नेटवर्क के पास रखेंगे। ओके, हाँ। जेबा निशात किस पे कॉल नहीं गई अभी तक? सादिया किस पे कॉल गई है? हेलो
सादिया किस पे कॉल गई है, ज़ेबा निशात किस पे कॉल नहीं गई है। आफ्टर सेशन आप लोग की कॉल चली जाएगी। ओके मैम मैं विष्णु प्रिया बोल रही हूँ, मेरे नंबर पर भी कॉल नहीं आया। आप लोग ने गुलफाम सर से भेजिए, गुलफाम सर होंगे, उनके पास आप नंबर है आप गुलफाम सर का? जी नहीं है? नहीं है। दिमाग खराब करके रखा है मेरा। मैं ये स्टूडेंट की हेल्प के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है अभी वो गुलफाम से कांटेक्ट करेंगे, और जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है वो गुस्सा आ रहा है। जितने भी स्टूडेंट है सबके नंबर पर कॉल चली जाएगी, आप लिख दीजिए, ठीक है। और सभी स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमने स्क्रीन पे नंबर शेयर कर दिया है और वो नंबर नोट कर लें। जिन स्टूडेंट को जो भी रिक्वायरमेंट होगी एडमिशन से रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चंस होंगे या किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ स्टूडेंट के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुलफाम साहब। किन्हीं और स्टूडेंट का कोई अगर सवाल है एडमिशन से रिलेटेड तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं और सीख रहे हैं। सर मुझे 15 अगस्त शायद से अभी रिलेटेड एग्जामिनेशन। जी, हम लोग भी जो क्विज करवा रहे हैं वो नेशनल क्विज है। सभी बच्चे आप सभी उसमें तो प्राइज भी है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, और इस प्राइज को नहीं छोड़िए आप लोग 6 स्टूडेंट हैं, बिल्कुल नहीं छोड़िए, सभी लोग उसमें अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए और प्राइज आप भी लोग लीजिए। आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं या होने वाले स्टूडेंट हैं, तो दूसरे को क्यों छोड़िएगा। सर आप ही लोगों को लेना चाहिए बिल्कुल। सर हमको जो क्वेश्चन क्विज होगा किस बेस पे होगा सर, मतलब का क्वेश्चन आएगा? दोबारा भी कट गई, दोबारा बोलिए। सर हम लोग को जो क्वेश्चन क्विज होगा 15 अगस्त को, तो किस बेस पे होगा, किस मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा सर? सर क्विज कॉन्टेस्ट हम लोग का हिस्टोरिकल बेस पे होगा। सॉरी फॉर इंटरफेरेंस। हिस्टोरिकल बेस पे होगा आप लोग का। क्या मैम? हिस्टोरिकल बेस पे होगा, हिस्ट्री। ओके, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप होंगे जी, क्योंकि वो नेशनल लेवल पर है, क्योंकि हर किसी को आना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को आना चाहिए, सब उनके जवाब दे पाए। तो किसी एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, उसे मिक्सिंग होगा, जनरल नॉलेज भी होगा, सारी चीज होगी। हिस्ट्री की होगी, हिस्ट्री जो आपको नॉलेज जो आपने पढ़ रखा है, क्योंकि हिस्ट्री हर कोई पढ़ते हैं 10th तक, और नॉलेज भी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज से रिलेटेड आपके क्विज कॉन्टेस्ट होंगे। मैडम 10th पास होने चाहिए स्टूडेंट, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे वो 10th पास होने चाहिए, क्योंकि 10th तक के अंदर के जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इसलिए 10th पास होनी चाहिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर काशिफ सर। मोस्ट वेलकम मैम। मेरे ख्याल से अभी का सेशन कंप्लीट किया जा गुलफाम सकता सर है। से आप लोग नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज उनको अपना नंबर शेयर कीजिए सर को, कि आप लोग को कॉल ऑफिस से जाए प्लीज। स्टूडेंट्स थैंक्स क्लास लेने के लिए।